हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। हमारी एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम होता है इजुकु मिडोरिया, जिसको इसके दोस्त प्यार से तो नहीं बल्कि चिढ़ाने के लिए डेकू बुलाते थे, जिसका मतलब होता है जो किसी काम का नहीं होता। एंड आस्था बाई की तरह ये भी एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ पे मैजिक, जिसको इस दुनिया में क्वर्क कहते हैं, जो कि लगभग सबके पास होता है, बहुत जरूरी होता है, इसके पास नहीं होता। लेकिन इसका सपना वो होता है ऑल माइट, इसकी दुनिया के ग्रेटेस्ट हीरो की तरह बनना, जो चाहे जितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, पूरी दुनिया को एक स्माइल के साथ बचाता है और सबको होप देता है। ऑल माइट इस एनिमे का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो और मेरी इस एनिमे का फेवरेट कैरेक्टर। हमारी एनिमे स्टार्ट होती है और हम छोटे डेकू को देखते हैं, जो एक बच्चे को कुछ दूसरे बच्चों से बचा रहा होता है, जिनमें से एक होता है बाकुगो। डेकू और बाकुगो बचपन से दोस्त तो नहीं, लेकिन बस एक दूसरे को जानते हैं। एंड डेकू ना भले इस बच्चे को बचा तो लेता है, लेकिन खुद बेचारा बहुत ज्यादा पिट जाता है, क्योंकि इसके पास तो कोई क्वर्क होता नहीं। एंड इनकी दुनिया में एक दिन अचानक से एक बच्चा ट्यूबलाइट बन के चमकने लग गया और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोगों के अंदर सुपर पावर्स आने लग गई। एंड जब भी किसी के पास सुपर पावर्स आती है तो वो दो ही चीजें करता है, या तो वो हीरो बन जाता है अच्छे काम करने के लिए, या तो हीरो से पिटने के लिए विलन बन जाता है। एंड डेकू, जबकि इसके पास कोई भी क्वर्क नहीं होता, इसका भी सपना होता है एक हीरो बनने का। एंड ये सपना इसके अंदर इसके फेवरेट हीरो ऑल माइट की वजह से आया होता है। डेकू बचपन से ही बस कुछ भी करके ऑल माइट की तरह बनना चाहता था, लेकिन इसकी पूरी दुनिया उस दिन उल्टी हो जाती है जब इसे पता चलता है कि इसके अंदर कोई भी क्वर्क नहीं, यानी कोई सुपर पावर नहीं है। इसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी अपने फेवरेट हीरो की तरह एक स्माइल करता है और अपनी मम्मी से बस एक चीज पूछता है कि क्या वो अब भी हीरो बन पाएगा, जिसपे इसकी मम्मी इसे पकड़ कर रोने लगती है। एंड इसे ये वो नहीं कहती जो ये सुनना चाहता था, लेकिन फिर भी डेकू गिव अप नहीं करता, ये फिर भी हार नहीं मानता। एंड अभी भी ये उसी सपने के साथ जी रहा होता है कि ये एक दिन हीरो बनेगा। डेकू ना सारे के सारे हीरोज और विलेंस की इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक में लिखता था और तैयारी करता था अगला हीरो बनने की। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए डेकू को किसी हीरो स्कूल में जाना था, और इसका एम था इसकी कंट्री के बेस्ट हीरो स्कूल यूए हाई में जाना, जहाँ पे दुनिया के नंबर 1 हीरो ऑल माइट, नंबर 2 एंडेवर, नंबर 3 जेनिस ने पढ़ाई करी है। सारे लोग, जितने भी लोग हीरो बनना चाहते हैं ना, वो सारे के सारे यूए हाई में ही जाना चाहते हैं। लेकिन जब इसके क्लास के सारे बच्चों को पता चलता है कि डेकू भी यूए हाई में जाना चाहता है, तो सारे बच्चे इस पर हंसने लगते हैं। बाकुगो तो गुस्से में इसके ऊपर अटैक कर देता है। ध्यान से सुनो लूजर, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो जिसमें मैं जाना चाहता हूँ? हाँ, तुम मुझे अपने बराबर समझते हो क्या? नहीं नहीं कांचन, मैं तुमसे कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। कर भी नहीं सकते डेकू, क्योंकि बोलो मत तुम्हारे पास कोई क्वर्क नहीं है लूजर। एंड एक तरह से देखा जाए तो बाकुगो सही कह रहा होता है। डेकू भाई बिना किसी क्वर्क के जापान के बेस्ट हीरो स्कूल यूएआई में जाके एक हीरो बनने का चाह रहा होता है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। एंड फिर जब इनका स्कूल खत्म हो जाता है ना, तब भी बाकुगो फिर से डेकू के पास आकर इसे परेशान करने लगता है और इसकी नोटबुक तक को अपने एक्सप्लोजन क्वर्क से ब्लास्ट कर देता है। एंड फिर डेकू से कहता है, ओए डेकू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम हीरो कैसे बन सकते हो। एक काम करो, जाके किसी ऊंची बिल्डिंग से कूद के टपक जाओ, फिर शायद अगले जन्म में तुम्हारे अंदर कोई क्वर्क आ जाए। एंड डेकू बेचारा क्या ही कर सकता था, ये जानता था कि अगर ये बाकुगो से भिड़ेगा तो बहुत पिटेगा। एंड ये बेचारा दुखी होकर घर लौट रहा होता है, लेकिन अभी भी ये हार नहीं मानता। आखिरी में ऑल माइट का फैन होता है भाई, जो कि कभी हार नहीं मानता एंड स्माइल करता रहता है, चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। एंड ये भी स्माइल करते करते घर जा रहा होता है, लेकिन तभी इसके पीछे अचानक से एक मड क्वर्क वाला विलन आ जाता है, जो डेकू को पकड़ लेता है और इसकी बॉडी को इससे छीनना चाहता है। ये मड विलन ना डेकू को मारना चाहता था और इसकी बॉडी को इससे छीनना चाहता था। डेकू सांस तक नहीं ले पा रहा होता, इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। इसे लगने लगता है कि क्या इसका सपना ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्या ये सच में कभी हीरो नहीं बन पाएगा, क्या ये कभी अपने आइडल, अपने फेवरेट हीरो ऑल माइट से नहीं मिल पाएगा। लेकिन तभी इसे एक आवाज आती है, चिंता मत करो बच्चे, क्योंकि मैं आ गया हूँ। जिसको देखकर ये मड मॉन्स्टर एकदम डर जाता है, क्योंकि जो डेकू को बचाने आया होता है वो होता है डेकू का फेवरेट हीरो, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो ऑल माइट। एंड ऑल माइट पता नहीं कहां से यहाँ आ गया होता है, एंड एक ही पंच में भाई इस मड मॉन्स्टर को हरा देता है एंड डेकू को बचा लेता है, जो कि बेहोश हो गया होता है। एंड जब डेकू होश में आता है और अपने सामने अपने रोल मॉडल, इसके फेवरेट हीरो को देखता है, इसे यकीन ही नहीं होता। ऑल माइट, तुम ठीक तो हो ना बच्चे? असल में मैं रात के लिए पालक ढूंढ रहा था, मैं भूल ही गया था कि गर्मियों में पालक नहीं मिलता। ऑल माइट, और हाँ चिंता मत करो, मैंने इस विलन को भी पकड़ लिया है, तो अब तुम एकदम सेफ हो। डेकू तुरंत ही अपनी कॉपी उठाने लगता है ऑल माइट से ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन ऑल माइट ने पहले ही से अपना ऑटोग्राफ दे दिया था। भाई ठीक है, अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलके, अब मैं चलता हूँ। एंड तभी ऑल माइट वहाँ से उड़कर निकल जाता है, लेकिन डेकू ना एक पागल फैन की तरह इसको पकड़ लिया होता है, जो साथ में इसके साथ हवा में आ गया होता है। देखो बच्चे, मुझे मेरे फैंस पसंद है, लेकिन इतना नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकता, वरना मैं गिर के मर जाऊंगा। अच्छा हाँ सही कहा। एंड तभी ऑल माइट डेकू को इस बिल्डिंग के ऊपर लेके आ जाता है एंड डेकू की हालत बहुत खराब होती है। देखो बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेरे फैन हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। नहीं रुकिए ऑल माइट, मुझे बस एक सवाल पूछना है, क्या मैं भी आपकी तरह एक हीरो बन सकता हूँ जबकि मेरे पास कोई क्वर्क नहीं है? जिसको सुनकर ऑल माइट थोड़ा शॉक्ड रह जाता है, लेकिन तभी अचानक से ऑल माइट को कुछ होने लगता है। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ सर, सुपर स्ट्रॉन्ग, जो लोगों को अपनी स्माइल के साथ बचाए, जो इतना ताकतवर हो कि सारे विलेंस उसके नाम तक से कौन है आप? मैं ऑल माइट ही हूँ बच्चे। हैं? आप अचानक से हाफ माइट कैसे बन गए? एंड तभी इधर हम इस मड विलन को देखते हैं, जिसे ऑल माइट ने हराने के बाद इस बोतल में बंद कर दिया था, लेकिन जब डेकू इसे पकड़ के लटक गया था, तब ये ऑल माइट की जेब से गिर गया था। एंड तभी
बाकुगो वहाँ पर आ जाता है, जो ऐसी बात करते करते इस बॉटल पर लात मार देता है एंड ये मड विलन बाहर निकल आता है, जिसको देखकर ये लोग एकदम डर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ इज़ुको ऑल माइट को देखकर डरा होता है, लेकिन फिर ऑल माइट इज़ुको को बताता है, देखो मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो किसी को बताना मत। 5 साल पहले मैं एक बहुत खतरनाक विलन से लड़ा था। मैंने उसे हरा कर भगा तो दिया था, लेकिन उसके साथ की लड़ाई में मैंने अपने आधे लंग और पूरे लिवर को खो दिया था। मैं किसी तरह सर्जरी से बच तो गया, लेकिन अब मैं असलियत में ऐसा हो गया हूँ। मैं अपनी पावर्स का यूज कर अपने आप को बड़ा और स्ट्रांग दिखाता हूँ, ताकि लोगों के दिलों में हिम्मत और विलेंस के दिलों में डर बना रहे। असलियत में मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मैं सिर्फ दिन में 3 ही घंटे हीरो वाले काम कर सकता हूँ और इस फॉर्म को मेंटेन कर सकता हूँ। डेकू को यकीन नहीं होता कि एक इतना स्ट्रांग हीरो, जो पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट हीरो, उसकी तक ये हालत है। हीरोज का काम बहुत खतरनाक होता है बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे अंदर कोई क्वर्क नहीं है तो तुम्हें हीरो बनने का ट्राई नहीं करना चाहिए। एंड ये बोल के ऑल माइट वहां से चला जाता है एंड डेकू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब तो इसके रोल मॉडल तक ने इससे कह दिया था कि बस ये हीरो नहीं बन सकता। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड ऑल माइट जब भागते हुए वहां पहुंचता है तो इस मड मॉन्स्टर को देखता है एंड समझ जाता है कि उस समय जब डेकू इससे लटका था तभी इससे वो बोतल नीचे गिर गई होगी, जिससे मॉन्स्टर बाहर आ गया है। एंड अब तो ऑल माइट के 3 घंटे का टाइम भी खत्म हो गया होता, तो वो अपने सुपर फॉर्म में जा नहीं सकता था। इस मॉन्स्टर ने अब बाकुगो को पकड़ लिया होता है एंड वो अब इसकी बॉडी को अपना बनाना चाहता था, लेकिन बाकुगो क्योंकि थोड़ा स्ट्रांग और जिद्दी होता है और इसके पास एक्सप्लोजन क्वर्क होता है, इसलिए इस मॉन्स्टर को थोड़ा टाइम लग रहा होता है। सारे के सारे हीरोज इस मड विलन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए सारे के सारे से रोक नहीं पा रहे होते। डेकू भी वहां पर आ जाता है, ये भी समझ जाता है कि शायद जब ये ऑल माइट पर लटका था तभी ये मॉन्स्टर नीचे गिर गया होगा, जिसने अभी किसी बच्चे को पकड़ा हुआ है। इसे लग रहा होता है कि इसकी गलती है और ऑल माइट को लग रहा होता है कि ऑल माइट की गलती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे मड मॉन्स्टर को रोके, क्योंकि इन सारे हीरोज के क्वर्क ना इस मड मॉन्स्टर के पावर के सामने किसी काम के ही नहीं थे। ऑल माइट तक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इसके पास भी अपने सुपर फॉर्म का टाइम नहीं बचा होता। लेकिन तभी जैसे ही इज़ुको ध्यान से देखते और उसे बाकुगो का चेहरा दिखता है जिसे मदद की जरूरत थी, ये भाई एक असली हीरो की तरह बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी क्वर्क के बाकुगो बचाने के लिए भागने लगता है। ऑल माइट, बाकुगो, सारे के सारे हीरो सबके सब शॉक रह जाते हैं डेकू की ब्रेवरी को देखकर। एंड तभी डेकू अपने बैग को इसकी आंख पर मार देता है, जिससे बाकुगो को सांस लेने का टाइम मिल जाता है। डेकू की इस बहादुरी को देख के ऑल माइट की भी ज्यादा मोटिवेशन और हिम्मत मिल जाती है एंड ऑल माइट तैयार हो जाता है अपने लिमिट्स को सरपास करने के लिए। एंड इससे पहले कि ये विलन डेकू को छूता, ऑल माइट अपने ऑल माइट फॉर्म में आ जाता है एंड इस विलन के अटैक को रोक देता है। एंड भले इसे काफी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन फिर भी ऑल माइट स्माइल करते हुए बोलता है, चिंता मत करिए आप लोग, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। एंड ऑल माइट भाई फिर से एक ही पंच में इस विलन को हरा देता है एंड पूरे के पूरे मौसम तक को बदल देता है भाई। एंड ये सारे के सारे ऑल माइट चिल्लाने लगते हैं एंड इस तरह ऑल माइट डेकू और बाकुगो को बचा लेता है। एंड भले ही ऑल माइट बहुत दर्द में होता है, लेकिन तब भी ये अपना एक हाथ ऊपर कर स्माइल कर रहा होता है सारे लोगों को ये बताने के लिए कि ये अभी भी यहाँ पर है लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए। डेकू जब वापस घर जा रहा होता है तभी पीछे से बाकुगो इसे रोकता है और इसे बोलता है, ओए डेकू, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी, तुम एक क्वर्कलेस लूजर हो, समझे ना, तुम कभी मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर सकते। एंड ये कह के बाकुगो वहां से चला जाता है एंड पता नहीं क्या दिक्कत होती है इसको डेकू से। एंड डेकू भाई सोचता है कि बाकुगो सही तो कह रहा है, वो सच में क्वर्कलेस लूजर है एंड इसे शायद अब सच में अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन तभी इसके सामने ऑल माइट आ जाता है। ऑल माइट, चिंता मत करो बच्चे, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। ऑल माइट अपना ध्यान रखिए सर। एंड तभी ऑल माइट इससे कहता है, बच्चे मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने और थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। अगर तुम उस समय उस बच्चे को बचाने के लिए ना कूदते तो शायद मैं भी आज उसे बचा ना पाता। और हाँ, तुम जानते हो इस दुनिया में सारे के सारे बेस्ट हीरोज में एक चीज कॉमन होती है कि वो जैसे ही किसी ऐसे को देखते हैं जिसको मदद की जरूरत है, उनकी बॉडी अपने आप उसकी मदद के लिए दौड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने आज किया। डेकू इसको सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसे बस वो सारी बातें याद आने लगती है जो आज तक इसे सबने कही थी कि ये कभी एक हीरो नहीं बन सकता। लेकिन तभी ऑल माइट कहता है, बच्चे मैंने जो कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ, तुम भी एक हीरो बन सकते हो। एंड इसको सुनकर डेकू जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि फाइनली इतने सालों बाद किसी ने इससे वो चीज कही थी जो कि इतने सालों से सुनना चाहता था, वो भी किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि इसके खुद के रोल मॉडल, दुनिया के नंबर 1 हीरो ऑल माइट ने। एंड तभी ऑल माइट कहता है, ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम मेरी पावर के लायक हो। हाँ, क्या मतलब है आपका? एंड फिर ऑल माइट डेकू को बताता है कि इसका क्वर्क बाकी क्वर्क्स की तरह नहीं है, इसका क्वर्क का नाम होता है वन फॉर ऑल, जो कि कई लोगों से पास होकर बेटर और स्ट्रॉन्ग होकर इसको मिला होता है। एंड ऑल माइट अब क्योंकि इतना ज्यादा इंजर्ड होता है, ये भी दोबारा से वन फॉर ऑल को अब किसी दूसरे को पास करने के लिए कई सालों से ढूंढ रहा होता है। एंड फाइनली इसे इतने टाइम बाद एक दिल का साफ, एक सच्चा हीरो मिल गया होता है, जो कि बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना किसी क्वर्क के दूसरे को बचाने के लिए कूद गया था। एंड ऑल माइट अपनी पावर्स को डेकू को पास करना चाहता था। एंड ऑब्वियसली भाई ज़ुको का रोल मॉडल उसे अपनी पावर्स दे रहा है,
जिससे डेकू के पास भी एक क्वर्क आ जाएगा, फिर डेकू भी एक क्वर्क को यूज कर पाएगा। तो पहले तो डेकू थोड़ा बहुत सोचता है एंड उसके बाद तुरंत ही तैयार हो जाता है ऑल माइट की पावर वन फॉर ऑल को लेने के लिए। एंड डेकू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि डेकू को फाइनली वो चीज मिलने जा रही होती है जो ये हमेशा से चाहता था। अगले दिन सुबह सुबह हम देखते हैं डेकू और ऑल माइट एक बीच पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो इसलिए क्योंकि डेकू की बॉडी ना बहुत वीक होती है एंड अभी अगर ऑल माइट ने अपने क्वर्क को डेकू को पास किया तो डेकू की बॉडी फट जाएगी। इसीलिए डेकू को जरूरत थी उसकी बॉडी को और ज्यादा ताकतवर बनाने की एंड उसके लिए ऑल माइट डेकू को एक मिशन देता है 10 महीने के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे बीच को साफ करने की, जो कि लगभग एक इंसान के लिए नामुमकिन है क्योंकि इतने सारे कचड़े में बड़े बड़े ट्रक, फ्रिज, कार सब कुछ है जिसको डेकू को 10 महीने के अंदर साफ करना था। क्योंकि जितना ज्यादा डेकू साफ करेगा उतनी इसकी एक्सरसाइज होगी और बीच भी साफ हो जाएगा। एंड भले ही डेकू बॉडी से बहुत वीक था लेकिन माइंड से बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ना तो ये पीछे हटने वाला था ना तो ये गिव अप करने वाला था। डेकू भाई 10 महीने तक इतनी मेहनत करता है जितनी शायद किसी बच्चे ने यूआई में जाने के लिए नहीं करी होगी। इसकी हड्डियां टूटती हैं, स्कूल में पिटता है, ढंग से सो नहीं पाता, पूरा शरीर दर्द करता है, लेकिन डेकू भाई गिव अप नहीं करता। ऑल माइट तक को यकीन नहीं होता कि डेकू की छोटी सी बॉडी में कितना ज्यादा जिगरा है। 10 महीने बाद यूआई के एंट्रेंस एग्जाम के दिन जब ऑल माइट बीच पहुंचता है तो देखता है डेकू ने भाई पूरे के पूरे बीच के साथ साथ आसपास के एरिया को भी साफ कर दिया था। भाई इसकी फुल बॉडी बन गई थी एंड इसका माइंड के साथ साथ इसकी बॉडी भी अब बहुत स्ट्रांग हो गई थी। ऑल माइट को यकीन नहीं होता कि डेकू कितना कमाल है एंड ऑल माइट डेकू से कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। थैंक यू ऑल माइट। तो अब तुम तैयार हो मेरे क्वर्क को लेने के लिए? थैंक यू ऑल माइट। ये लो मेरा बाल खाओ। क्या? वो मेरे क्वर्क को तुम्हें देने के लिए मुझे मेरे डीएनए को तुमको देना होगा? बिल्कुल नहीं, और कोई तरीका नहीं है क्या? नहीं। एंड फिर ऑल माइट को जबरदस्ती डेकू को अपना बाल खिलाना पड़ता है एंड इस तरह ऑल माइट अपने क्वर्क वन फॉर ऑल को डेकू को पास कर देता है। एंड फिर डेकू फाइनली आ जाता है अपने यूआई हीरो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर एंड डेकू बहुत एक्साइटेड होता है लेकिन थोड़ा टेंशन में भी होता है। लेकिन तभी इसे पीछे से आवाज आती है, ओए लूजर, सामने से हटो मेरे, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। एंड ऑब्वियसली बाकुगो भी आया होता है इस एग्जाम को देने के लिए एंड डेकू भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर आगे बढ़ता है लेकिन तभी इसका पैर इसके खुद के पैर में फंस जाता है एंड ये नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी एक लड़की अपने ग्रेविटी क्वेयर का यूज करके इसे बचा लेती है एंड इस लड़की का नाम ओचाको होता है जो डेकू से कहती है, तुम ठीक तो हो ना, बेस्ट ऑफ लक। एंड ये कह के लड़की वहां से चली जाती है एंड डेकू भाई बहुत खुश हो जाता है कि इसने एक लड़की से बात करी जबकि इसने कुछ भी बात नहीं की होती। उसके बाद ये लोग एग्जाम हॉल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे हीरो माइक इन सबको इनके कॉम्बैट एग्जाम्स के रूल के बारे में बताता है कि कैसे इन सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांट के अलग अलग बैटल ग्राउंड्स में भेजा जाएगा जहाँ पे रोबोट मॉन्स्टर्स होंगे जिनके ऊपर 1 से लेकर 3 तक पॉइंट्स होंगे और जो भी जितने रोबोट मॉन्स्टर्स को फोड़ेगा उतने पॉइंट्स उन्हें मिलते जाएंगे। एंड ऑब्वियसली पॉइंट रैंकिंग के हिसाब से बच्चों को यूए में लिया जाएगा, मतलब जो जितने रोबोट्स फोड़ेगा उतनी उसकी यूए में सेलेक्ट होने की चांसेस बढ़ेंगी। एंड हाँ, फिर ये एक और चीज इन सबको बताता है कि एक और रोबोट मॉन्स्टर वहाँ बैटल ग्राउंड में होगा जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होगा और उससे इन सबको बचना है। किसी को भी उसे फोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको फोड़ने का इन लोगों को एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, तो अच्छा ही है कि ये लोग उससे बचे। एंड फिर ये सारे के सारे बट के अपने अपने अलग अलग बैटल ग्राउंड्स में आ जाते हैं एंड बाकुगो और डेकू अलग अलग ग्रुप्स में थे एंड डेकू वाले ग्रुप में लड़का ईडा और ये लड़की ओचाको भी थे। एंड हालांकि डेकू को पता नहीं था कि वो ऑल माइट की पावर को कैसे यूज करेगा, लेकिन डेकू तैयार था और मोटिवेटेड था इस एग्जाम को क्लियर करके यूए हाई स्कूल में जाके दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनने के लिए। लेकिन बेचारे डेकू को पता ही नहीं चलता कि कब इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है एंड सारे के सारे इससे पहले इस एग्जाम बैटल ग्राउंड में घुस जाते हैं एंड इन रोबोट्स को फोड़कर पॉइंट्स कलेक्ट करने लगते हैं। डेकू के सामने भी एक 1 पॉइंट वाला रोबोट आता है लेकिन ये डर के मारे इसके पैर कांपने लगते हैं क्योंकि इसे तो पता भी नहीं था कि ऑल माइट की पावर को यूज कैसे करेगा। ऑल माइट ने बस इसे इतना बताया था कि ये 2 घंटे बाद अपनी पावर को यूज कर पाएगा, लेकिन कैसे वो नहीं बताया था। ये रोबोट इस पर अटैक करने वाला था लेकिन वो तो को सही टाइम पर यूगा इस रोबोट को फोड़ देता है एंड डेकू से कहता है, वापस लौट जाओ, अभी भी टाइम है क्योंकि हर बार कोई नहीं होगा तुम्हें बचाने के लिए। एंड ये कह के यूगा वहां से चला जाता है। डेकू को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे क्योंकि इसने अभी तक एक भी रोबोट को नहीं फोड़ा होता है। इसका मतलब था कि इसके अभी भी 0 पॉइंट्स होते हैं। वहीं ओचाको के पास 28 और ईटा के पास 42 एंड इधर बाकुगो ने तो भाई कहर मचा दी होती है, 100 सुपर पॉइंट्स होते हैं इसके पास। सिर्फ 5 मिनट रह गए होते हैं डेकू के पास एंड डेकू को समझ नहीं आता वो क्या करे कि वो इतना गंदा फेल हो जाएगा। लेकिन तब ये एग्जाम वाले द 0 पॉइंट रोबोट को बाहर निकाल देते हैं जिससे सबको बचना था। एंड ये रोबोट बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता है एंड डेकू की हालत खराब हो जाती है इस रोबोट को देख के। एंड ये अब जाके तुरंत ही समझ जाता है कि हीरो माइक ने सबसे इससे बचने के लिए क्यों कहा था। डेकू यहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है ताकि ये कम से कम किसी एक रोबोट को फोड़ के एक तो पॉइंट ले ले ताकि थोड़ी तो इज्जत रह जाए इसकी। सारे के सारे लोग इस रोबोट से दूर भाग रहे होते हैं लेकिन तभी डेकू देखता है ओचाको, जिस लड़की ने इसकी हेल्प की थी, उसका पैर एक बिल्डिंग के नीचे फंस गया था एंड ये 0 पॉइंटर खतरनाक रोबोट इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। एंड जैसा कि तुम जानते हो भाई कि डेकू एक सच्चा हीरो होता है, ये जैसे ही देखता है ओचाको खतरे में और इसे मदद की जरूरत है, ये भूल जाता है अपने सारे पॉइंट्स के बारे में, भागता है सीधे इस खतरनाक रोबोट की तरफ। ठीक वैसे ही जैसे बाकुगो को बचाने के लिए दौड़ा था, बस फर्क इतना था कि इस बार ये क्वर्कलेस नहीं था, इस बार इसके पास दुनिया का सबसे खतरनाक क्वर्क वन फॉर ऑल था भाई। एंड डेकू अपने वन फॉर ऑल क्वर्क को अपने आप ही अपनी बॉडी में अवेकन कर देता है एंड उसका यूज करके भाई इस रोबोट के अटैक को डॉज करके कई फुट हवा में ऊपर उड़ जाता है। सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी कि
ये क्या कर रहा है डेकू। एंड डेकू भाई वन फॉर ऑल का यूज कर इस खतरनाक रोबोट को अपने एक पंच से फोड़ देता है भाई। एंड ओचाको को बचा लेता है, लेकिन क्या फायदा, ये रोबोट था तो 0 पॉइंट्स का, मतलब अभी भी डेकू के पास 0 ही पॉइंट्स थे। एंड इतना ही नहीं, वन फॉर ऑल की हद से ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से डेकू की राइट हैंड के साथ साथ इसके दोनों पैर भी टूट जाते हैं, क्योंकि जैसा कि ऑल माइट ने कहा था डेकू की बॉडी भाई वन फॉर ऑल को झेल नहीं पाई होती। डेकू नीचे गिरने लगता है एंड इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करे, ये नीचे गिरा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो सही टाइम पर ओचाको डेकू को अपने ग्रेविटी क्वर्क से बचा लेती है। एंड इतनी बार अपने ग्रेविटी क्वर्क को यूज करने की वजह से थोड़ी सी उल्टी आने लगती है। एंड डेकू को अब याद आता है कि इसके तो अभी भी 0 पॉइंट्स ही है, एक भी पॉइंट नहीं है। एंड ऐसे तो ये फेल हो जाएगा और इसकी और ऑल माइट की इतने टाइम की मेहनत बेकार हो जाएगी। ये अपने एक हाथ से आगे बढ़ने लगता है कि कम से कम किसी एक रोबोट को तो फोड़ दे, लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है। एंड डेकू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि ये बेचारा एक पॉइंट तक नहीं कर पाया होता है। एंड डेकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। सारे के सारे लोग डेकू की पावर्स को देखकर शॉक्ड थे। एंड मैजिक नर्स की वजह से भले ही डेकू की बॉडी तो लगभग ठीक हो जाती है, लेकिन क्या फायदा, डेकू अपने एग्जाम में फेल हो जाता है। ये डिप्रेशन में चला गया होता है बेचारा। एंड ऑल माइट से भी इसकी तब से बात नहीं हुई होती। इसकी मम्मी को बहुत टेंशन होने लगती है इज़ुकू के लिए। एंड फाइनली थोड़े दिनों बाद डेकू के रिजल्ट्स आ जाते हैं। डेकू अंदर ही अंदर जानता था कि वो फेल ही होगा, लेकिन जैसे ही डेकू इस लेटर को खोलता है, इसमें से एक होलोग्राम निकलता है जिसमें ऑल माइट की रिकॉर्डिंग होती है। एंड ऑल माइट डेकू को बताता है कि उसने भी यूए हाई को एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया है। एंड हालांकि ऑल माइट अब यूए हाई में टीचर बन गया होता है, लेकिन ये कहाँ ही अब ऑल माइट से पढ़ पाएगा। लेकिन तभी ऑल माइट कहता है, इज़ुकू मिडोरिया, मैं तुम्हें पहले कुछ दिखाना चाहूंगा। एंड फिर ऑल माइट डेकू को दिखाता है कि ओचाको ने ना अपने कुछ पॉइंट्स में से थोड़े से पॉइंट्स डेकू को ट्रांसफर कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से डेकू अपने इस कॉम्बैट एग्जाम में पास हो गया होता है। एंड इतना ही नहीं, डेकू की ब्रेवरी और सैक्रिफाइस और ओचाको के काइंडनेस और यूनिक पावर की वजह से टीचर्स और जजेस ने इन दोनों को और ज्यादा पॉइंट्स रिवॉर्ड कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से डेकू और ओचाको दोनों ही यूए हाई एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए होते हैं एंड सेलेक्ट हो गए होते हैं यूए हाई में। एंड डेकू को यकीन नहीं होता कि उसका सपना सच हो गया, उसका यूए हाई में सिलेक्शन हो गया। इज़ुकू मिडोरिया, स्वागत है तुम्हारा यूए हाई हीरो एकेडेमिया में। एंड भाई इज़ुकू की बल्ले बल्ले हो गई होती है, क्योंकि ना तो सिर्फ इसको एक क्वर्क, वो भी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क मिल गया होता है, बल्कि साथ ही साथ इसका इसके ड्रीम स्कूल यूए हाई में भी एडमिशन हो गया होता है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई अब हमारे डेकू की जिंदगी में ऐसी ऐसे, तो तुम बहुत गलत हो। आगे जो होने वाला है ना, वो डेकू के साथ साथ तुम्हें भी हिला के रख देगा। और हाँ, मैं एक चीज तो बताना ही भूल गया कि ये कहानी है एक क्वर्कलेस बच्चे की जो बनता है इस दुनिया का द ग्रेटेस्ट हीरो। डेकू अपनी प्राउड और बहुत ही ज्यादा खुश मम्मी को बाय बाय बोल के अपने नए स्कूल यूए हाई में एकदम खुशी खुशी आ जाता है। लेकिन इसकी खुशी तुरंत ही टेंशन में बदल जाती है जब ये अपनी क्लास में बाकुगो और ईडा को देखता है। एंड जैसे ये सारे इज़ुकू को देखते हैं, ईडा तुरंत ही इसके पास आ जाता है और इसकी ब्रेवरी की तारीफ करने लगता है। एंड ओचाको भी वहाँ पर आ जाती है। डेकू के उस पंच की वजह से ना इन दोनों को लग रहा होता है डेकू कितना ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकुगो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि इसे भी जब पता चला था कि डेकू का भी यूए हाई में एडमिशन हो गया, ये डेकू को हमेशा की तरह बुली करने लग गया था। लेकिन इस बार डेकू डरता नहीं एंड बाकुगो से कह देता है कि अब वो उससे नहीं डरेगा एंड अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता अगला हीरो बनने से। बाकुगो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे डेकू, जिसके पास कोई क्वर्क ही नहीं था इसके हिसाब से, क्योंकि इसे तो पता नहीं था कि डेकू को वन फॉर ऑल मिल गया है, फिर आखिर ये कैसे पास हो गया। और तो और इसके अंदर अचानक से इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये बाकुगो को रिप्लाई दे पाए। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक स्लीपिंग बैग में इनका क्लास टीचर आइजावा आ जाता है। एंड ये भी एक प्रो हीरो होता है, जिसको देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं सारे। एंड आइजावा जब इनकी क्लास के अंदर आता है तो इन सबको बताता है कि आज पहले दिन पहले ही पीरियड में इन सबका क्वर्क टेस्ट होगा, वो भी कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं, जो भी इस टेस्ट में लास्ट आएगा उसको आइजावा स्कूल से ही निकाल देगा। भाई सारे के सारे बहुत ज्यादा शॉक्ड और डर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेकू, क्योंकि ये जानता था कि ये जैसे अपने क्वर्क को एक बार यूज करेगा दोबारा यूज करने के लायक बचेगा ही नहीं। एंड आइजावा का असल में प्लान यही था। ये भी उस दिन यूए हाई एंट्रेंस एग्जाम को देख रहा था, जिसमें डेकू ने पहली बार वन फॉर ऑल का यूज कर ओचाको को बचाया था, लेकिन फिर इसकी पूरी बॉडी टूट गई थी। एंड आइजावा के हिसाब से ना डेकू बिल्कुल भी यूए हाई में पढ़ना और एक हीरो बनना डिजर्व नहीं करता, क्योंकि अपने क्वर्क तक को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इसे तो पता नहीं था कि डेकू के अंदर दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क है इस समय। बाकुगो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसे पता था कि डेकू क्योंकि सबसे वीक है इसलिए यही लास्ट आएगा और पहले दिन ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एंड जैसा इसे लग रहा था ना, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि डेकू अपने क्वर्क का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता था बाकी स्टूडेंट्स की तरह, इसीलिए ये अपने आधे से ज्यादा टेस्ट में लास्ट आ जाता है। एंड फिर टाइम आता है इनके फाइनल टेस्ट का, जो कि होता है बॉल थ्रो, जिसमें बाकुगो तो भाई अपने क्वर्क का यूज कर इस बॉल को 700 मीटर से ज्यादा दूर फेंक देता है। एंड ओचाको तो भाई अपने ग्रेविटी क्वर्क का यूज करके इस बॉल को इन्फिनिटी तक फेंक देती है, मतलब गिरती नहीं। एंड फिर बारी आती है हमारे डेकू की। एंड डेकू जानता था कि अगर इस टेस्ट में भी ये लास्ट आया
आया तो इसे पक्का निकाल दिया जाएगा स्कूल से। ऑल माइट भी वहीं खड़े होकर चुपचाप इन लोगों के टेस्ट को देख रहा होता है एंड ये भी बहुत टेंशन में होता है। डेकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, क्योंकि ये जानता था कि अगर इसने अपने क्वर को यूज किया तो फिर ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा एंड अगर इसने वन फॉर ऑल को यूज नहीं किया तो ये अपने ड्रीम स्कूल से निकाल दिया जाएगा पहले ही दिन पे, वो भी। एंड इसीलिए बहुत सोचने के बाद डेकू तैयार हो जाता है फिर से वन फॉर ऑल को यूज कर हद से ज्यादा पेन को झेलने के लिए, क्योंकि ये कुछ भी करके यूए हाई से निकलना नहीं चाहता था। ऑल माइट डेकू की हेल्प तो करना चाहता था लेकिन ये भी कुछ नहीं कर सकता था। एंड तभी डेकू तैयार हो जाता है वन फॉर ऑल का यूज कर अपनी पूरी दम लगाकर इस बॉल को इतना दूर फेंकने के लिए कि इसकी बाकी सारे टेस्ट के स्कोर इसी टेस्ट से कवर हो जाए एंड ताकि ये लास्ट में ना रहे। एंड ये ना अपने वन फॉर ऑल को एक्टिवेट कर देता है एंड इस बॉल को फेंकने ही वाला होता है, लेकिन तभी आइजावा अपनी पावर्स को यूज कर डेकू के क्वर को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से डेकू वन फॉर ऑल का यूज नहीं कर पाता एंड डेकू की बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। डेकू को समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया, ये आखिर आज मिडोरिया को हो क्या गया है, ऐसे तो ये फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा से क्या मतलब है तुम्हारा? ऑफ कोर्स फेल हो जाएगा, वो उसके पास कोई क्वर्क ही नहीं है, लूजर है वो। डेकू एकदम शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या हुआ, लेकिन तभी आइजावा इससे कहता है तो क्या करने वाले थे तुम? फिर से अपनी बॉडी को तोड़कर दूसरों के ऊपर बोझ बनने वाले थे? तुम्हारे जैसे बच्चे को यूए हाई को कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था, जो अपनी खुद की पावर्स तक को कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड अब डेकू को समझ आता है कि आइजावा असल में इरेजरेड हीरो होता है, जिसका क्वर्क होता है जो अपनी आंखों से सामने वाले के क्वर्क को गायब कर सकता है। ऑल माइट भी बहुत टेंशन में जाता है क्योंकि ये जानता था आइजावा हिला हुआ है, अगर डेकू ने कुछ नहीं किया तो आइजावा सच में इसे स्कूल से निकाल देगा। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ अपने क्वर्क को यूज करने का। अपने क्वर्क का यूज करो और फेंको इस बॉल को, लेकिन हाँ, अगर इस बॉल को फेंकने के बाद तुम खुद को संभालने की हालत में नहीं रहे और खुद के दो पैरों पर नहीं खड़े रहे तो मैं तुम्हारी इस थ्रो को भी कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें तुरंत ही स्कूल से निकाल दूंगा, जहाँ पर रहने के तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हारी इस पावर के साथ तुम कभी एक हीरो नहीं बन सकते। एंड भाई डेकू को एक लास्ट चांस मिलता है अपने आप को बचाने का एंड इन सबको लग रहा होता है कि अब तो डेकू पक्का निकाल दिया जाएगा। एंड ऑल माइट को भी यही लग रहा होता है कि अब तो डेकू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये वन फॉर ऑल का यूज कर इस बॉल को हद से ज्यादा दूर फेंक भी देगा, लेकिन तब भी वन फॉर ऑल के इम्पैक्ट की वजह से इसकी बॉडी टूट जाएगी एंड इरेजरेड तब भी इसे फेल कर देगा। सबको लग रहा होता है कि डेकू का फेल होना पक्का है सिवाय डेकू के, क्योंकि ये जानता था ये इतनी आसानी से सिर्फ एक टेस्ट की वजह से अपने ड्रीम, ऑल माइट की ट्रस्ट और सैक्रिफाइस, इसकी मम्मी के हैप्पीनेस और प्राउडनेस को खत्म नहीं होने दे सकता था। एंड डेकू भाई फिर से अपना दिमाग लगाता है एंड वन फॉर ऑल का यूज करता है, लेकिन इस बार पूरी बॉडी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर पर। एंड डेकू भाई अपने क्वर्क का थोड़ा बहुत कंट्रोल कर ले जाता है एंड सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर पर वन फॉर ऑल का यूज कर इस बॉल को बाकुगो से भी ज्यादा दूर, इन सबसे ज्यादा दूर फेंक देता है भाई, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इसकी इंडेक्स फिंगर टूटती है एंड ये आइजावा से कहता है सर मैं अभी भी अपने दोनों पैरों पर खड़ा हूँ। एंड भाई आइजावा समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है एंड ऑल माइट का तो भाई प्राउड के मारे सीना एकदम चौड़ा हो जाता है, लेकिन बाकुगो इसकी हवा निकल जाती है। इसे यकीन नहीं होता कि डेकू जिसको एक क्वर्कलेस लूजर समझता था उसने इसे कैसे हरा दिया एंड आखिर जब इसके पास कोई क्वर्क नहीं है तो इसने इतना दूर ये बॉल को कैसे फेंक दिया। एंड क्या इतने सालों से डेकू ने बाकुगो से अपने क्वर्क को छुपाया हुआ था? एंड भाई बाकुगो पगला जाता है एंड डेकू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो तो कोई सही टाइम पर आइजावा इसे पकड़ लेता है एंड कहता है आराम से बाकुगो, भूलो मत कि मैं खड़ा हूँ, वापस आओ, अब मैं तुम सबको तुम लोगों के टेस्ट रिजल्ट्स बताऊंगा। एंड भले ही डेकू ने लास्ट राउंड में सबसे अच्छा किया था, लेकिन बाकी राउंड्स में लास्ट आने की वजह से डेकू ही लास्ट आ जाता है। इसका दिल टूट जाता है कि ये फेल हो गया एंड ये अपने ड्रीम स्कूल से अब निकाल दिया जाएगा, लेकिन तभी आइजावा कहता है ठीक है अब तुम सारे क्लास में जा सकते हो, मैं मजाक कर रहा था, कोई भी स्कूल से नहीं निकलने वाला। जिसको सुनकर ये सारे के सारे एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। डेकू की अब सांस में सांस आती है, लेकिन ऑल माइट ये जानता था कि इरेजरहेड मजाक नहीं कर रहा था, ये सच में डेकू को स्कूल से निकालने की फिराक में था, लेकिन डेकू ने भाई ऑल माइट की तरह इसके भी दिल को जीत लिया था। एंड आइजावा ना भाई एक कमाल का हीरो होता है, कमाल के क्वर्क के साथ, जिसे अपनी आंखों से लोगों के क्वर्क को गायब कर सकता है, लेकिन जैसे ही एक बार ब्लिंक करेगा इसके क्वर्क के इफेक्ट्स गायब हो जाएंगे। एंड इसको ना ऑल माइट की तरह स्पॉटलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए इसको ज्यादा लोग जानते नहीं, वरना ये भी बहुत कूल होता है। डेकू इस नर्स से अपनी फिंगर को ठीक करवा के ईडा के साथ फिर से घर जा रहा होता है, लेकिन तभी ओचाको वहां पर आ जाती है एंड डेकू से कहती है तुमने तो आज कमाल कर दिया डेकू। एंड डेकू इससे बताता है असल में मेरा नाम डेकू नहीं है, मेरा नाम इजुकू है। डेकू तो मुझे कांचान चिढ़ाने के लिए बुलाता है। ओ ऐसा है क्या? बट मुझे तो डेकू नाम बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा नाम डेकू ही है। एंड फिर ये तीनों साथ में घर जाने लगते हैं। डेकू बहुत खुश होता है क्योंकि इसने पहले ही दिन पे 2 नए दोस्त बना लिए होते हैं। एंड अगले दिन थोड़ी बोरिंग क्लासेस और लंच के बाद फाइनली ऑल माइट इनकी क्लास में आ जाता है इन्हें पढ़ाने के लिए, जिसको देखकर ये सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ऑल माइट इनकी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, मोस्ट फेमस हीरो होता है जो इनका टीचर बन गया होता है। जो आते इन सारे बच्चों से कहता है चिंता मत करो बच्चों, क्योंकि मैं आ गया हूँ यहाँ तुम लोगों की बोरिंग क्लासेस को एक नंबर बनाने के लिए। एंड असल में ऑल माइट ने ना यूए हाई को इसलिए
ज्वाइन किया होता है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि इसकी बॉडी बहुत कमजोर और वीक हो गई होती है इसकी इंजरी की वजह से। इसीलिए ना ये अब ज्यादा देर तक हीरो वाले काम कर नहीं सकता था। एंड इसने ये सोचा था कि ये वन फॉर ऑल के अगले सक्सेसर को यूए हाई में ढूंढेगा, लेकिन फिर इसे डेकू मिल गया जिसके अंदर इसने अपने कोर को पहले ही भेज दिया। बच्चों, पहले आप सब आपकी ही डिजाइन के हीरो कॉस्ट्यूम्स को पहन लीजिए। एंड फिर ये सारे बच्चे अपने खुद के हाथों से डिजाइन किए एकदम कूल अपने हीरो कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। एंड ये सारे ही भाई बवाल लग रहे होते हैं, लेकिन डेकू भाई अपने खुद का बनाया हुआ हीरो कॉस्ट्यूम नहीं पहनता, क्योंकि असल में इसकी मम्मी ने ना इसके लिए पहले अपनी पसंद का एक हीरो कॉस्ट्यूम बना दिया था। एंड ऑब्वियसली भाई डेकू अपनी मम्मी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए अपनी मम्मी की दी हुई ड्रेस को अपना हीरो कॉस्ट्यूम बना लेता है। एंड इसने बस खाली अपना मास्क खुद से बनाया होता है, जो कि ऑल माइट से बहुत ज्यादा मिलता है, जिसको देखकर ऑल माइट हंसने लगता है। एंड फिर ऑल माइट इन सबको बताता है कि आज इन सबका कॉम्बैट टेस्ट होगा, जिसमें इन सबको दो दो की टीम्स में बांटा जाएगा, जिसमें एक टीम बनेगी हीरोज की और एक टीम विलेंस की। एंड हीरोज का मिशन होगा दिए हुए टाइम में विलेंस के पास के उस बॉम्ब को टच करने का, या फिर इस टेप से विलेंस को पकड़ने का, जो कि अगर हीरोज ने कर दिया तो हीरोज जीत जाएंगे, वरना विलेंस जीत जाएंगे। एंड फिर ऑल माइट इन सबको दो दो की टीम से बांट देता है, इन लोगों के मैच को स्टार्ट कर देता है, जिसमें पहला ही मैच डेकू और बाकुगो की टीम के बीच हो जाता है, जिसमें बाकुगो की टीम विलेन बनती है एंड डेकू की टीम हीरोज। बाकुगो और ईडा को इस बॉम्ब की प्रोटेक्शन करनी थी। एंड बाकुगो को अब ना डेकू से कुछ ज्यादा ही चिढ़ हो गई होती है, क्योंकि इसको लग रहा होता है कि डेकू ने इससे इतने सालों से बेवकूफ बना रहा था एंड इसे झूठ बोल रहा था कि उसके पास कोई क्वर्क नहीं है। एंड डेकू ये जानता था कि अगर आज इसने अपने पूरे होशो आवाज में नहीं रहा तो इसकी तगड़ी बैंड बजेगी आज। डेकू और ओचाको इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं उस बॉम्ब को ढूंढने के लिए, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर घुसते हैं बाकुगो इन लोगों पर तुरंत ही अटैक कर देता है, जिससे डेकू किसी तरह ओचाको को बचाता है। आओ डेकू बचो मुझसे, लेकिन तो भी डेकू बाकुगो को पकड़ लेता है एंड एक सुप्लेक्स मार देता है भाई। एंड डेकू असल में ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बहुत सालों से सारे हीरोज के साथ साथ बाकुगो की भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता आ रहा होता है। एंड इसे पता था कि बाकुगो हमेशा अपने राइट हैंड को पहले यूज करता है। एंड इतना ही नहीं, इसने कई सालों से कई हीरोज की मार्शल आर्ट्स को भी सीखा होता है। एंड आज इसके इतने सालों के नोट्स और इसकी क्विक थिंकिंग फाइनली काम आ रही होती है। एंड डेकू बाकुगो से बोलता है, काचान मैं अब तुमसे डरता नहीं, ओचाको जाओ यहाँ से। ओचाको वहाँ से निकल जाती है एंड बाकुगो दोबारा से डेकू पर अटैक कर देता है, जिसे डेकू किसी तरह ब्लॉक कर वहाँ से भाग जाता है। बाकुगो पूरा पगला जाता है एंड ओचाको के बारे में भूल ही जाता है एंड बस डेकू को ढूंढने लगता है, जो कि एग्जैक्टली डेकू का प्लान था। डेकू का प्लान था कि ये यहाँ पर बाकुगो को फंसा कर रखेगा एंड ओचाको बॉम्ब को ढूंढने के बाद डेकू को बताएगी कि वो बॉम्ब कहाँ है। फिर डेकू और ओचाको साथ में अकेले किसी तरह ईडा को हरा कर उस बॉम्ब को कैप्चर कर लेंगे। बाहर आओ डेकू, लड़ो मुझसे अपने उस क्वर्क से जिसके बारे में तुमने आज तक मुझसे झूठ बोला। तुम पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते होगे ना, सामने आओ। एंड इधर हम ओचाको को देखते हैं जो ईडा के पास आ गई होती है एंड ईडा ने इसे देख लिया होता है। ओचाको डेकू को तुरंत ही बता देती है कि विलेंस का बॉम्ब 5th फ्लोर में बीचों बीच है। एंड डेकू उधर चुपचाप जाने की तैयारी करने ही लगता है, लेकिन तभी बाकुगो इसे ढूंढ लेता है। आओ डेकू शुरू करते हैं। एंड तभी पगलाया हुआ बाकुगो डेकू के ऊपर अपने नए और बहुत ही खतरनाक सुपर ब्लास्ट अटैक का यूज कर देता है, जिससे डेकू किसी तरह बचता है। एंड अगर डेकू इसे डॉज ना कर पाता ना भाई तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता। बाकुगो भूलो मत ये बस एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। लेकिन बाकुगो तो पगला चुका था भाई, इसका गुस्सा और नफरत डेकू के खिलाफ इसे अंधा कर देता है। ये पागलों की तरह डेकू पर अटैक करने लगता है। ओचाको किसी तरह इस बॉम्ब को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ईडा इस बॉम्ब को हटा देता है एंड ओचाको थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। क्या कहा था तुमने मुझसे डेकू, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हाँ आओ मैं तुम्हारे अंदर फिर से अपना डर भरता हूँ। एंड बाकुगो फिर से डेकू के ऊपर अटैक करने लगता है एंड डेकू को बहुत ज्यादा इंजर्ड करने लगता है। ऑल माइट डेकू को बचाना तो चाहता था एंड इस फाइट को रोकना भी चाहता था, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा था क्योंकि ऑल माइट चाहता था कि डेकू इस ट्रेनिंग में जीते, वरना डेकू का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड अगर डेकू इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज तक को नहीं जीत पाएगा तो आखिर कैसे वो आगे आने वाली बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलेंस को हराएगा। ये सारे भी डेकू के लिए काफी डर गए होते हैं, क्योंकि बाकुगो डेकू के ऊपर भले ही जानलेवा अटैक नहीं कर रहा होता, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक अटैक कर रहा होता है, इसलिए डेकू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। लेकिन तब भी ये हार नहीं मान रहा होता है, बार बार खड़ा हो जा रहा होता है, क्योंकि ये जानता था कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड तभी बाकुगो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे डर रहे हो, तुम मुझसे इतना डर रहे हो कि डर के मारे कांप रहे हो डेकू, लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एंड अब डेकू समझ जाता है कि अब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसे अपने क्वर्क वन फॉर ऑल का यूज करना ही पड़ेगा। आओ डेकू यूज करो अपना क्वर्क और लड़ो मुझसे। तुम सच में चाहते हो ना काचान कि मैं अपने क्वर्क का यूज करूं? तो आ जाओ। एंड ये दोनों की दोनों राइवल्स एक दूसरे की तरफ भागते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने के लिए, लेकिन ये दोनों राइवल्स हमेशा से राइवल्स नहीं थे। एंड फिर हम इन दोनों के पास को देखते हैं। ये दोनों बचपन में दोस्त थे, लेकिन डेकू ना बहुत ज्यादा वीक था और हर चीज में बहुत कमजोर, और वहीं काचान हर चीज में बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड फिर जब काचान को उसका कमाल का क्वर्क मिल जाता है जिसकी सब तारीफ करते हैं, डेकू को उसका कोई भी क्वर्क नहीं मिलता, तब काचान डेकू को एक बहुत ही बड़ा लूजर समझ लेता है। बाकुगो खुद को डेकू से बहुत ज्यादा ऊपर समझने लगता है एंड इसके हिसाब से डेकू ना बस एक कीड़े की तरह होता है जिसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर एक दिन काचान एक नदी में गिर जाता है एंड कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आता सिवाय डेकू के, क्योंकि ये काचान को अभी भी अपना सच्चा दोस्त मानता था। एंड इसीलिए बाकुगो को डेकू से नफरत होती है, क्योंकि बाकुगो चाहता था कि डेकू से अपने से ऊपर देखे, लेकिन डेकू अभी भी बाकुगो को अपने बराबर अपने दोस्त की तरह देखता था। एंड बाकुगो की प्राइड ने ही इन दोनों की दोस्ती को
लगभग मार दिया होता है जो आज आपस में टकराने वाले होते हैं। डेकू अपने वन फॉर ऑल को एक्टिवेट कर देता है एंड बाकुगो अपने ब्लास्ट को। ऑल माइट जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है एंड अब वो इन दोनों को टकराने से नहीं रोक सकता, लेकिन डेकू का प्लान कुछ और था भाई। डेकू बाकुगो के ब्लास्ट को अपने लेफ्ट हैंड से रोक देता है एंड अपने वन फॉर ऑल का यूज कर अपने राइट हैंड के सीधे पंच को बाकुगो को नहीं बल्कि ऊपर की तरफ मार देता है, जिससे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है एंड सारी की सारी छतें टूट जाती है। इसी सही टाइम का फायदा उठाकर ओचाको अपने ग्रेविटी कोर की मदद से इस बॉम्ब को कैप्चर कर लेती है, जिसकी वजह से डेकू भले ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है लेकिन इस मैच को जीत जाता है एंड बाकुगो से कहता है, काचान तुम मुझे चाहे जो भी सोचो लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। एंड डेकू ये कहकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाकुगो को यकीन नहीं होता कि डेकू ने इसे सच में हरा दिया। डेकू कांचान के पूरे प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर देता है एंड बाकुगो बस वहीं पर खड़ा होता है और कांप रहा होता है। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसे जितना वीक एक कीड़ा कुछ भी नहीं समझता था उसने इसे हरा दिया। टीम हीरोज और टीम विलेंस आप दोनों ने ही बहुत अच्छा किया। अब बारी है नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स की एंड अगला मैच होता है इनविजिबल गर्ल ओजीरो जो हीरोज बने होते हैं एंड सोजी और तोदोरोकी का जो कि विलेंस बने होते हैं। एंड भाई ये तोदोरोकी ना समझ लो इस एनिमे का यूनो होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग। एंड ये एक्चुअली में असल में बहुत कूल होता है क्योंकि इसके पास ना आइस क्वर्क होता है जिसका यूज कर ये एक ही बार में इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को जमा देता है, जिससे ये दोनों एक ही जगह पर फंस जाते हैं। एंड फिर टोटोरोकी आराम से जाकर इस बॉम्ब को कैप्चर कर लेता है एंड इस मैच को जीत जाता है। एंड इतना ही नहीं, इसके पास आइस के साथ साथ फायर क्वर्क भी होता है जिससे ये इस पूरी की पूरी बिल्डिंग की आइस को आसानी से पिघला भी देता है। एंड बाकुगो भाई इसकी पावर को देखकर और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अब ये समझ जाता है कि इसकी क्लास में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड ये सारे लोग भी समझ जाते हैं कि टोटोरोकी सच में कितना ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इन सब लोगों का भी एक एक कर मैच होता है एंड ये सारे के सारे अपने क्वर्क्स दिखाते हैं एंड फिर इन सब की ट्रेनिंग क्लास खत्म हो जाती है। बहुत अच्छे बच्चों, अब मैं चलता हूँ यंग मिडोरिया को देखने। तुम लोग अपना ध्यान रखना और ध्यान से देखो कि कैसे एक कूल हीरो सुपर कूल एग्जिट लेता है। एंड ये कह के ऑल माइट वहां से तुरंत ही निकल जाता है, जिसको देखकर इन सबको लगता है कि ऑल माइट सच में कितना ज्यादा कूल है, लेकिन एक्चुअली में ऑल माइट का 3 घंटे का टाइम खत्म हो गया होता है, इसीलिए इतनी जल्दी वहां से भागा होता है। एंड ऑल माइट जब इस रिकवरी नर्स के पास आता है तो ये रिकवरी नर्स इसे बताती है कि उसे डेकू का ख्याल रखना होगा क्योंकि वो बार बार इसे पूरी तरह से हील नहीं कर पाएगी। एंड असल में ना ऑल माइट स्कूल के प्रिंसिपल डेकू और एक और आदमी के अलावा सिर्फ इसको ही पता होता है कि ऑल माइट ने अपनी पावर वन फॉर ऑल को डेकू को पास कर दिया होता है और किसी को नहीं, क्योंकि अगर किसी विलेन को ये पता चल गया कि ऑल माइट की पावर पास हो सकती है तो डेकू की जान खतरे में आ जाएगी और सारे के सारे लोग इसकी पावर के पीछे पड़ जाएंगे। एंड डेकू जब बहुत देर बाद होश में आता है और वापस क्लास जाता है तो सारे के सारे बच्चे से बहुत इंप्रेस्ड हो गए होते हैं और इसकी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डेकू बाकुगो जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हरा नहीं पाएगा। एंड तभी जैसे ही डेकू को पता चलता है कि बाकुगो पहले चला गया तो ये तुरंत ही बाकुगो का पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए। एंड जब बाकुगो इसे मिल जाता है तो बाकुगो से कहता है, काचान मैंने तुम्हें कभी कोई झूठ नहीं बोला था, ना तो मैंने तुमसे कुछ छुपाया था। मेरे पास सच में कोई क्वर्क नहीं था, जो क्वर्क मेरे पास अभी है वो मुझे किसी और ने दिया है जिसे मैं अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा। चुप रहो डेकू, क्या मैं सच में तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं तुम्हारी ये बात मान जाऊंगा? हाँ हंस लो मुझ पर जितना हंसना है, लेकिन याद रखना आज तो तुम जीत गए लेकिन फिर कभी नहीं। भले ही तुमने मुझे हरा दिया, भले ही वो लड़का मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ही वो लड़की मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और तुम सब देखना मैं ही बनूंगा इस दुनिया का नंबर 1 हीरो, याद रखना। एंड ये कह के बाकुगो वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जैसे ही मीडिया वालों को पता चलता है कि ऑल माइट दुनिया का नंबर 1 हीरो यूए हाई में एक टीचर बन गया होता है, ये सारे के सारे यहाँ पर भीड़ लगा देते हैं ऑल माइट के बारे में कुछ पता करने के लिए। लेकिन जब इन्हें कोई भी अच्छी तड़कती भड़कती खबर नहीं मिलती तो ये स्कूल के अंदर घुसने लगते हैं, लेकिन तभी स्कूल का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से अब एक चिड़िया भी स्कूल के अंदर नहीं घुस सकती थी। एंड असल में स्कूल में सिर्फ वही लोग अंदर घुस सकते हैं जिनके पास स्कूल में आने की परमिशन हो, क्योंकि ये स्कूल ना बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। एंड फिर इनकी क्लास में टाइम आ जाता है इनकी क्लास का मॉनिटर यानी अगला क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, जिसको इन सबको खुद में आपस में ही चुनना था। एंड आइजावा इन सबको ये बताकर मस्त सो जाता है एंड ये सारे के सारे लड़ने लगते हैं अगला क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। लेकिन तभी ईडा इनकी क्लास का सबसे ज्यादा पढ़ाकू और रूल्स को मानने वाला लड़का कहता है कि इन सबको वोटिंग करनी चाहिए, जिसपे सारे के सारे अग्री हो जाते हैं और फिर होती है वोटिंग जिसमें डेकू जीत जाता है, क्योंकि असल में ईडा और ओचाको दोनों ने डेकू को वोट कर दिया होता है। ईडा बेचारे के पास 0 पॉइंट्स होते हैं जबकि ये सबसे ज्यादा क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है। एंड फिर डेकू को ना चाहते हुए भी मोमो के साथ अपनी क्लास का सीआर बनना पड़ता है। एंड फिर लंच पीरियड में जब ये सारे के सारे खाना खा रहे होते हैं तब ईडा से इन दोनों को पता चलता है कि ईडा ना एक बहुत ही अमीर फैमिली और एक बहुत ही फेमस हीरो इंजीनियम का भाई होता है जिसकी तरह ईडा बनना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से इनकी स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम सलाम बजने लगते हैं क्योंकि कोई अनऑथराइज्ड आदमी स्कूल के अंदर घुस गया होता है। ये सारे के सारे बच्चे पैनिक के मारे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाती है। लेकिन तभी ईडा देख लेता है कि असल में इनकी स्कूल के अंदर वही मीडिया वाले कहीं से घुस गए होते हैं। एंड ईडा तुरंत ही समझ जाता है कि उसे इन सारे बच्चों की भीड़ को शांत करना होगा, इसलिए तभी ये ओचाको की पावर से उड़ता है और फिर इन सारे बच्चों को सब कुछ बताकर इन सबको काम कर देता है बिल्कुल एक अच्छे लीडर की तरह। एंड डेकू समझ जाता है कि इसे क्या करना है। एंड फिर पुलिस वहां पर आ जाती है जो मीडिया वालों को बाहर निकाल देती है। एंड डेकू क्लास में अपनी
अपनी जगह ईडा को अपनी क्लास का अगला सीआर बना देता है, जो कि ईडा पूरे मन से बनना चाहता था एंड एक्चुअली में डिजर्व भी करता है, जिसपे ईडा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर इधर हम स्कूल के प्रिंसिपल और इन लोगों को देखते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे मीडिया इनकी स्कूल की सिक्योरिटी वॉल को तोड़कर अंदर कैसे आ सकती है, एंड इन्हें ये शक था कि कहीं कोई विलन तो नहीं मीडिया को एज अ डिकॉय यूज कर इनके स्कूल के अंदर आ गया है। एंड मैं सच बताऊं तो इन्हें सही लग रहा होता है। एंड जो विलन स्कूल के अंदर आया होता है ना, वो कोई नॉर्मल विलन नहीं बल्कि हमारी इस एनिमे का वन ऑफ द मेन विलन होता है, जो कि हद से ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड जो हमारी डेकू की जिंदगी को आगे नर्क बनाने वाला होता है। एंड फिर आज हम देखते हैं ऑल माइट हमेशा की तरह हीरो वाले काम कर रहा था, इवन तो इसको जल्दी से स्कूल जाना था, लेकिन ये क्या ही कर सकता था। ये अपने लोगों को हेल्प करने की आदत से मजबूर एंड बार बार कोई ना कोई परेशानी या विलेन इसके सामने आ ही जा रहा था एंड ये ना चाहते हुए भी स्कूल जा नहीं पा रहा होता टाइम से। एंड अब ये ना पहले से काफी ज्यादा वीक और स्लो भी हो गया होता है जब से इसने डेकू को वन फॉर ऑल को पास कर दिया होता है। एंड फिर इधर हम इन सबको देखते हैं जिनकी आज हीरो रेस्क्यू ट्रेनिंग क्लास थी, जिसमें ये ऑल माइट और एक और हीरो 13 को इन सबको स्कूल से कहीं बाहर बहुत दूर एक जगह पर लोगों को रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग देनी थी। एंड ये लोग रास्ते में होते हैं एंड तभी सू डेकू से कहती है, इजुकू तुम्हारी पावर ऑल माइट से बहुत ज्यादा मिलती है, जिसको सुनकर डेकू एकदम घबरा जाता है, ननाब शनाब बकने लगता है। ऐसा नहीं है सू, क्योंकि ऑल माइट अपनी पावर्स को यूज करने के बाद इजुकू की तरह इंजर्ड नहीं हो जाता। हाँ वही तो। एंड तभी ये लोग इस हीरो रेस्क्यू ट्रेनिंग एरिया में आ जाते हैं जो कि इनकी स्कूल से काफी दूर होता है। एंड 13 इन सबका वेलकम करती है, जिसको देखकर ये सब के सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड ये रेस्क्यू ट्रेनिंग हॉल कमाल का होता है, जहाँ पे इन सबको आज 13 आइजावा और ऑल माइट को ट्रेनिंग देना था कि कैसे किसी नेचुरल डिजास्टर से ये लोग लोगों को बचाएंगे। एंड तभी आइजावा बोलता है, एक मिनट ऑल माइट कहाँ है, उसे भी तो यहाँ पे होना था। एंड तभी 13 आइजावा को धीरे से बता देती है कि ऑल माइट ने आज इतना ज्यादा हीरो का काम कर लिया कि उसके 3 घंटे का टाइम खत्म हो गया है, जिसका मतलब था कि जैसा कि तुम्हें याद होगा कि ऑल माइट अब पूरे दिन में सिर्फ 3 ही घंटा अपने ऑल माइट वाले फॉर्म में रहकर हीरो वाले काम कर सकता था, जो कि उसने आज लगभग खत्म कर दिए होते पूरा का पूरा लोगों को बचाने उनकी हेल्प करने में। इसीलिए अब वो यहाँ नहीं आ सकता था इन सारे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। एंड तभी 13 इन सारे बच्चों से कहती है, ध्यान से सुनो बच्चों, एक हीरो उसकी पावर से हीरो नहीं बनता, एक हीरो तब हीरो बनता है जब वो लोगों को अपनी जान की परवाह किए बिना बचाता है। एक हीरो की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों की हेल्प और उनकी प्रोटेक्शन करने की। इसलिए आज की ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज तुम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी, जहाँ पे तुम लोग ये सीखोगे कि कैसे लोगों को तुम लोग किसी नेचुरल डिजास्टर से बचाओगे। एंड ये सारे के सारे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपनी रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए, लेकिन तब ही इनके पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक आदमी कुछ और लोगों के साथ बाहर निकलता है। ये क्या, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है क्या? नहीं, तुम सारे पीछे रहो, ये असली विलेंस हैं। 13 तुम इन सब की प्रोटेक्शन करो और बैकअप बुलाओ, मैं तब तक इन सबको संभालता हूँ। जिसको सुनकर ये सारे के सारे एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड असल में इन सब के ऊपर एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इन सारे द लीग ऑफ विलेंस ने अटैक कर दिया होता है। एंड इन लीग ऑफ विलेंस का ना सिर्फ एक ही मेन टारगेट होता है, वो होता है ऑल माइट को मारना। एंड इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए होते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि ऑल माइट यहीं पर होगा। आइजावा ये जान गया था कि जब तक यहाँ पर और हीरोज नहीं आ जाते तब तक इसको और 13 को ही इन सारे बच्चों को बचाना होगा। एंड तब ये जिसका नाम शिगाराकी होता है, ये बोलता है, आखिर कहाँ है ऑल माइट? एंड असल में इन सारे विलेंस में एक ऐसा भी विलन था जिसके पास इलेक्ट्रिफिकेशन का क्वर्क था, जिससे ट्रेनिंग हॉल के सारे अलार्म्स को बंद कर दिया होता है और नेटवर्क को भी काट दिया होता है, जिसकी वजह से ये लोग वापस से यूए या फिर किसी भी और हीरो को कॉल नहीं कर सकते थे और ये सारे यहीं पर फंस गए होते हैं। ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं एंड आइजावा अकेले आगे बढ़ने लगता है इतने सारे विलेन से लड़ने के लिए। सर, आपके पास तो सिर्फ लोगों के क्वर्क को इरेज करने का क्वर्क है, फिर आप अकेले आखिर इतने सारे विलेंस को कैसे रोकेंगे? हमें भी आपकी मदद करने दीजिए। अपने टीचर को इतना हल्के में मत लो मिडोरिया, और ध्यान से देखो कि एक प्रो हीरो कैसे लड़ता है। एंड तभी आइजावा अकेले कूद जाता है इन सब के ऊपर, इन सबको क्वर्क को कैंसिल कर इन सबको बजाने लगता है भाई, क्योंकि ये भी ना कोई ऐसा वैसा हीरो नहीं होता। एंड डेकू को यकीन नहीं हो रहा होता कि भाई आइजावा कितना कमाल। एंड ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने कुरोगिरी आ जाता है, जिसके पास स्पेशल यानी कि टेलीपोर्टेशन क्वर्क होता है। तुम सबसे मिलके अच्छा लगा, मेरा बस एक ही सवाल है, ऑल माइट कहाँ है? एंड तभी बाकुगो और किरीशिमा इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन कुरोगिरी को कुछ असर ही नहीं होता। एंड तभी अपने क्वर्क से इन सारे लोगों में से कुछ लोगों को इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग हॉल में अलग अलग जगह पर भेज देता है, जहाँ पर ढेर सारे विलेंस होते हैं इन सबको मारने के लिए। डेकू ये तो समझ जाता है कि ये सारे विलेंस यहाँ पर ऑल माइट को मारने के लिए आते हैं, लेकिन डेकू को ये नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर ये सारे ऑल माइट द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेटेस्ट हीरो को आखिर मारने की सोच भी कैसे सकते हैं, क्योंकि इन सबको तो पता नहीं होगा ना कि ऑल माइट अब वीक हो गया और उसके पास अब उसका क्वर्क नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेकू के ऊपर एक वाटर विलेन अटैक कर देता है जो कि डेकू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सू डेकू को बचा लेती है एंड इसको और मिनाटा को यहाँ बोट के ऊपर लेके आ जाती है। एंड इस लड़की के पास ना फ्रॉग का क्वर्क होता है। एंड असल में जैसा कि तुम्हें याद होगा कि थोड़े दिनों पहले मीडिया को एज अ डिकॉय यूज कर एक विलेन यूआई के अंदर घुस गया था, उसी से ना इन विलेंस को ये पता चल गया था कि ऑल माइट यहाँ पर अकेले 2 हीरोज के साथ यूआई और सारे हीरोज से बहुत दूर यहाँ पर कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देगा। इसीलिए लोगों ने प्लान बनाया था कि जब ऑल माइट यहाँ पर अकेले होगा और ज्यादा हीरोज भी नहीं होंगे, तब ये लोग यहाँ पर अटैक कर सारे सिग्नल्स और कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सारे बच्चों को हॉस्टेज लेके ऑल माइट को मार देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ऑल माइट दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो होता है, सारे अच्छे लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ होप,
होप, एक सिंबल ऑफ पीस, वहीं पर सारे विलेंस के लिए एक दुश्मन, उनकी आंखों का कांटा, जिसके रहते ये लोग आसानी से अपने इविल प्लान्स को चाह कर भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ऑल माइट ने लगभग आज अपना पूरा टाइम लोगों को बचाने में खत्म कर दिया होता है, इसलिए वो यहाँ पर आ ही नहीं पाया होता और इसीलिए इन लोगों का प्लान ना थोड़ा सा फेल हो गया होता है। एंड तभी हम देखते हैं मिनेटा बोलता है, ये सारे विलेंस कितने बेवकूफ हैं, ये सब सोच भी कैसे सकते हैं कि ये लोग ऑल माइट को मार सकते हैं। हाँ, ऑल माइट जैसे यहाँ पर आएगा वो इन सब की बैंड बजा देगा। नहीं मिनेटा, ये कोई नॉर्मल विलेंस नहीं है, ये सारे यहाँ पर एक फुल प्रूफ प्लान के साथ आए हैं और ये लोग भी ऑल माइट की स्ट्रेंथ के बारे में जानते ही होंगे। इनके पास जरूर ऑल माइट को मारने के लिए कोई ना कोई प्लान होगा। जिसको सुनकर डेकू एकदम डर जाता है। एंड तभी हम देखते हैं ये सारे वाटर विलेंस इन सारे लोगों की तरफ आने लगते हैं। एंड मिडोरिया समझ जाता है कि नहीं, वो ऑल माइट को कुछ भी नहीं होने दे सकता, इसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एंड इधर हम देखते हैं इन सारे बच्चों के सामने बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलेंस आ गए होते हैं। एंड पहली बार ये सारे बच्चे असली विलेन से लड़ने वाले होते हैं, जिसमें टोडोरोकी और बाकुगो तो भाई इन सबको पहले कुत्ता बनाकर मार रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं 13 ईडा से कहती है, ईडा तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा फास्ट हो, मुझे नहीं लगता कि हम लोग जल्दी उस विलेन को पकड़ पाएंगे जिसने यहाँ के सिग्नल्स को ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागकर यूए हाई में जाना होगा और हेल्प को लाना होगा। इरेजरहेड ज्यादा देर तक इतने सारे विलेंस को अकेले नहीं संभाल पाएगा। हाँ ईडा, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, जल्दी जाओ। एंड ईडा वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी कुरोगिरी बोलता है, तुम लोगों को ये लगा भी कैसे कि मेरे रहते तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो? हाँ। 30 तुरंत ही कुरोगिरी को अपने ब्लैक होल क्वर्क से अब्सॉर्ब कर रोकने लगती है ताकि ईडा यहाँ से निकल पाए। एंड इधर हम देखते हैं मिनेटा बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है एंड इसके पास ना स्टिकी बॉल क्वर्क होता है। एंड तब ये सारे विलेंस लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड ये बोट डूबने वाली होती है। एंड डेकू समझ जाता है कि इन्हें कुछ ना कुछ करके जल्दी से इस बोट के डूबने से पहले यहाँ से निकलना होगा, वरना ये सारे के सारे मारे जाएंगे। एंड तभी डेकू अपना दिमाग लगाता है एंड इन सारे लोगों के ऊपर ही कूद जाता है एंड इस पानी में अपनी 2 उंगली का यूज कर डेलावेयर स्मैश मार देता है, जिससे इस पूरे के पूरे पानी में तूफान आ जाता है एंड ये सारे के सारे लोग दूर बह जाते हैं। तभी सू डेकू और मिनेटा को लेके वहाँ से भागने लगती है। एंड डेकू की हिम्मत को देख के ना मिनेटा में भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है एंड अपनी ढेर सारी स्टिकी बॉल्स को इस पानी के अंदर फेंकने लगता है धड़ाधड़। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा कि पानी जब अचानक से बहुत दूर जाता है ना तो वापस से आके मिलता जरूर है, जिसकी वजह से ये सारे विलेंस भी पानी के साथ आकर एक साथ मिल जाते हैं। एंड मिनेटा की स्टिकी बॉल्स की वजह से ये सारे के सारे वहीं पर चिपक भी जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे वहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। डेकू सोचता है कि इन्हें कुछ भी कर यहाँ से निकलना होगा और जल्दी आइजावा के पास जाना होगा, क्योंकि सही बात है वो आखिर अकेले उतने सारे विलेन से कब तक लड़ेगा। एंड इधर हम टोडोरोकी को देखते हैं जिसने भाई इन सबकी बैंड बजा दी थी और इन सबको जमा दिया होता है। एंड तभी एक विलेन से कहता है, अब मैं जो भी पूछूं उसका जितना जल्दी तुम जवाब दोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। एंड इधर हम देखते हैं मोमो, कामिनारी और जीरो एक साथ होते हैं और इन लोगों पर ढेर सारे विलेंस अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कामिनारी ना अपना सुपर स्ट्रॉन्ग थंडर बोल्ट अटैक यूज नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि फिर ये इन दोनों को भी इसके अटैक से इंजर्ड कर देगा। एंड इस समय सिर्फ वही अटैक था जो इतने सारे विलेंस को रोक सकता था। जीरो के पास साउंड क्वर्क होता है और मोमो के पास क्रिएशन का, जिससे ये जो भी नॉन लिविंग चीज चाहे वो अपनी बॉडी से बना सकती है। एंड उसी का यूज करके एक बड़े से प्लास्टिक की चादर बना देती है और ये दोनों उसको ओढ़ लेती हैं। एंड फिर अब क्योंकि इन लोगों को कामिनारी का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, इसलिए कामिनारी यूज कर देता है अपना सुपर स्ट्रॉन्ग थंडर बोल्ट अटैक और इन सारे लोगों को एक ही बार में निपटा देता है। लेकिन जैसे ही कामिनारी बहुत ज्यादा अपनी इलेक्ट्रिक पावर का यूज करता है ना तो ये थोड़ी देर के लिए पागल हो जाता है। इन लोगों को लगता है कि ये लोग अब सेफ है, लेकिन ये लोग बहुत गलत थे। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये तीनों यहाँ आइजावा के पास आ जाते हैं, जो भले ही ढेर सारे विलेंस को मार तो रहा होता है लेकिन बहुत ज्यादा थक गया होता है। लेकिन तभी शिगाराकी खुद आइजावा के ऊपर अटैक कर देता है एंड आइजावा जैसे ही ब्लिंक करता है और इसका इरेज क्वर्क रीसेट होता है एंड शिगाराकी के पास इसका क्वर्क वापस आता है, ये तुरंत ही अपना डीके क्वर्क यूज कर देता है, जिससे ना ये जो भी चीज छूता है उसे ये सड़ा देता है पूरी तरह से, चाहे वो चीज लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। एंड उसका यूज करके ये आइजावा के एल्बो को पूरी तरह से सड़ा देता है, जिससे सही टाइम पर आइजावा किसी तरह अपने क्वर्क से इसके क्वर्क को कैंसिल कर बचता है। लेकिन इसका एक हाथ पूरी तरह से खराब हो जाता है एंड तभी इसके ऊपर ये सारे भी अटैक करने लगते हैं, जिनसे किसी तरह अपने एक हाथ से लड़ रहा होता है। डेकू इसकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन डेकू की हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहां पर जाने की, क्योंकि इसे डर लग रहा था कि ये आइजावा की मुसीबतों को और बढ़ा देगा। लेकिन तभी शिगाराकी कहता है, इरेजरहेड मानना पड़ेगा तुम सच में बहुत कूल हो, लेकिन क्या तुम उसे हरा सकते हो जो तुम्हारे बगल में खड़ा है? एंड तभी ये नोमू जो इसके बगल में खड़ा होता है ये आइजावा के ऊपर अटैक कर देता है एंड इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड इधर हम देखते हैं कुरोगिरी 13 के ब्लैक होल कोल्टा इसी के ऊपर यूज कर देता है, जिससे 13 खुद के ही क्वर्क से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। ईडा जल्दी जाओ। ईडा वहां से तुरंत ही भागने लगता है, लेकिन कुरोगिरी से भी अपने पोर्टल से रोकने वाला होता है, जिसे सही टाइम पर सोजी से बचा लेता है। ईडा इस गेट की तरफ फुल स्पीड में भाग रहा होता है, लेकिन तभी कुरोगिरी से फिर से रोकने वाला होता है, लेकिन तभी वो चाकू अपने ग्रेविटी को एक्सेस को हवा में उड़ा देती है एंड ये सारे भी इसकी मदद करते हैं, जिससे किसी तरह ईडा इस एरिना से निकल जाता है एंड फुल स्पीड में बैकअप बुलाने के लिए भाग जाता है। एंड इधर हम देखते हैं बाकुगो और किरिशिमा भी इन सारे विलेंस को हराकर आइजावा की तरफ जाने लगते हैं एंड इधर टोकोयामी और ये सारे भी लगभग इन विलेंस के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन फिर इधर हम आइजावा को देखते हैं जिसको इस नोमू ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है एंड आइजावा ना इस नोमू को कुछ कर भी नहीं पा रहा
होता, क्योंकि ये नोमू ना इसमें कोई क्वर्क नहीं होता, ये बस हद से ज्यादा सुपर स्ट्रांग होता है भाई। इन सबको कुछ समझ नहीं आता कि लोग क्या करे, लेकिन तभी कुरोगिरी यहाँ पर आ जाता है और शिगाराकी को बता देता है कि एक बच्चा यहाँ से भाग गया है जो अब जल्दी यहाँ पर हीरोज को लेकर आ जाएगा, इसलिए इन सबको यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। शिगाराकी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इससे कहता है अगर तुम्हारे पास ये टेलीपोर्टेशन क्वर्क ना होता कुरोगिरी तो मैं तुम्हें अभी मार देता, लेकिन तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसको सुनकर ये लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी शिगाराकी बोलता है लेकिन जाने से पहले क्यों ना हम ऑल माइट के लिए थोड़े गिफ्ट्स छोड़कर जाएं। एंड तभी शिगाराकी अपने क्वर्क से सुपर अटैक कर देता है इसे खत्म करने के लिए। एंड ये इतना ज्यादा फास्ट होता है कि डेकू सही टाइम पर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता। एंड शिगाराकी ने ना भाई अपने क्वर्क से सू को खत्म कर दिया होता अगर आइसावा ने फिर से अपने क्वर्क से इसके क्वर्क को कैंसिल ना किया होता। तुम सच में बहुत कूल हो इरेजर हेड नोमू। एंड तभी नोमू आइसावा का सर देता है। डेकू को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करे, तो ये तुरंत ही शिगाराकी के ऊपर अपनी फुल पावर के साथ एक स्मैश मार देता है, लेकिन इसका स्मैश शिगाराकी को लगता ही नहीं एंड ना तो इसका हाथ टूटता है, क्योंकि इसके और शिगाराकी के बीच एकदम सही टाइम पर ये नोमू आ गया होता है जिसके पास ना सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ सुपर शॉक एब्जॉर्प्शन पावर भी होती है, जिससे ये डेकू के स्मैश को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया होता है। एंड असल में यही होता है इन लीग ऑफ विलेंस का मेन हथियार ऑल माइट के खिलाफ। डेकू एकदम डर जाता है कि ये कैसी पावर है एंड तभी नोमू डेकू के ऊपर अटैक कर देता है एंड शिगाराकी सू और मिनेटा के ऊपर। एंड अब तो आइजावा भी कुछ नहीं कर सकता था इन लोगों को बचाने के लिए। सू डेकू को बचाने का ट्राई करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नोमू डेकू को खत्म करने वाला होता है, शिगाराकी इन दोनों को, लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है एंड इस हॉल का पूरा गेट टूट जाता है भाई, जिसमें से अंदर आता है डेकू का मेंटोर, पूरी दुनिया का सिंबल ऑफ होप, इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ ऑल टाइम ऑल माइट, जिसको देखकर ये सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड ऑल माइट कहता है चिंता मत करो बच्चों, क्योंकि मैं आ गया हूँ। एंड भाई आज ऑल माइट स्माइल नहीं कर रहा होता, तो फाइनली तुम आ ही गए ऑल माइट। 13 आइजावा और इन सारे बच्चों की हालत को देखकर ऑल माइट का दिमाग हिल जाता है भाई, अबे मैं इससे नहीं लड़ने वाला। एंड तो भी ऑल माइट अपनी स्पीड दिखाता है एंड एक सेकंड से भी पहले इन सारे आरे गहरे विलेंस को तो चींटियों की तरह निपटा देता है। एंड आइजावा डेकू सू और मिनेटा को इन दोनों से बचा भी लेता है भाई। इन लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऑल माइट ने इन सबको बचा कब लिया, मतलब समझ रहे हो ना कि ऑल माइट कितना ज्यादा फास्ट होता है। ये कैसे हो सकता है, मुझे तो बताया गया था कि ऑल माइट बहुत वीक और स्लो हो गया है, ये तो इतना ज्यादा फास्ट था कि मुझे दिखा तक नहीं। बच्चों तुम तीनों आइजावा को लेके यहाँ से जाओ। ऑल माइट वो जो नोमू है ना उसके पास शॉक एब्जॉर्प्शन की पावर है, मेरे 100% स्मैश से भी उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, आखिर फिर तुम कैसे हराओगे। मेरी चिंता मत करो यंग मिडोरिया, और ध्यान से देखो कि ऑल माइट विलेंस की कैसे बैंड बजाता है। ऑल माइट तुरंत ही शिगाराकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ये नोमू तैयार था जो सच में ऑल माइट के सामने आ जाता है एंड इसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड ऑल माइट समझ जाता है कि डेकू जो कह रहा था वो सही था। ऑल माइट इस नोमू के ऊपर भी बार बार अटैक करता है, लेकिन इसके अटैक्स का इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा होता। तुम उसे नहीं मार सकते ऑल माइट, तुम्हारे अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इस नोमू के पास सुपर शॉक एब्जॉर्प्शन की पावर है। अच्छा ऐसा है क्या। एंड तभी ऑल माइट इस नोमू को पकड़कर सुप्लेक्स मारने वाला होता है भाई। इन सबको लग रहा होता है कि अब तो इन विलेंस को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन सिर्फ डेकू ये जानता था कि ऑल माइट पहले से अब बहुत ज्यादा वीक है। एंड इतना ही नहीं, ऑल माइट ने आज के 3 घंटे भी लगभग खत्म कर दिए होते हैं, मतलब ऑल माइट अभी ना ऑलरेडी अपनी लिमिट्स पे होता है। एंड तब भी वो इस समय इतने खतरनाक विलेन से लड़ रहा होता है जिसके ऊपर डेकू के 1 फॉर ऑल के पंच का कुछ असर ही नहीं हुआ था। डेकू ये समझ गया था कि ऑल माइट भले स्माइल तो कर रहा था, लेकिन अभी वो अंदर से बहुत ज्यादा टेंशन में और डरा हुआ है। एंड तभी इधर हम देखते हैं इससे पहले ऑल माइट नोमू को सुप्लेक्स मारता, कुरोगिरी ने अपने क्वर्क से ऑल माइट को उल्टा फंसा दिया होता है। एंड इस नोमू ने ना ऑल माइट को वहीं पर पकड़ा होता है जहां पर ऑल माइट की चोट है। ऑल माइट बहुत ज्यादा इंजर्ड होता जा रहा होता है और नोमू की पकड़ से छूट भी नहीं पा रहा होता है। एंड ऑल माइट पहली बार अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा हेल्पलेस होता है। एंड अभी अगर प्राइम ऑल माइट होता ना भाई, तो अब तक वो इन तीनों को 10-10 बार बजा दिया होता, लेकिन अभी तो ऑल माइट बहुत ज्यादा वीक हो गया होता है, इसलिए कुछ कर ही नहीं पा रहा होता। एंड कुरोगिरी ना इसे अपने टेलीपोर्टेशन पोर्टल में बीच में फंसा कर काटने वाला होता है। ऑल माइट को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो क्या करे, लेकिन डेकू इससे रहा नहीं जाता, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये ऑल माइट को ऐसे नहीं मरने दे सकता था। ये फुल स्पीड में ऑल माइट को बचाने के लिए दौड़ता है और कूद जाता है, लेकिन तब ही कुरोगिरी इसके सामने भी आ जाता है और इसके सामने भी एक पोर्टल खोल देता है, जिससे डेकू को यहाँ से कहीं दूर भेज देगा। डेकू को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्या वो अपने टीचर, अपने मेंटर, अपने फेवरेट हीरो को आज खो देगा। लेकिन तभी वहाँ पर बाकुगो आ जाता है जो कुरोगिरी पर अटैक कर देता है एंड इसे वहीं पर पटक कर पकड़ लेता है भाई। एंड सिर्फ यही नहीं, किरीशिमा और टोडोरोकी भी वहाँ पर आ जाते हैं। टोडोरोकी अपने क्वर्क से नोमू को जमा देता है, जिससे फिर जाके किसी तरह ऑल माइट इसकी पकड़ से छूट जाता है। एंड डेकू इन सब को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि तुम लोग ऑल माइट द सिंबल ऑफ पीस को मार सकते हो। हाँ ओए बैगनी जोकर, अब अगर तुमने हिलने की सोची भी ना तो मैं तुम्हें सच में यहीं पर आज बैगन का भरता बना दूंगा। तुम सच
में हीरो ही हो ना भाई, तुम बच्चों को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा, नोमू। एंड जैसे ही नोमू इसकी बात को सुनता है ना, ये टोडोरोकी के आइस ट्रैप से अपने आप को खुद आजाद कर लेता है, जिससे इसका एक हाथ और एक पैर टूट जाता है। लेकिन भाई इस नोमू के पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ सुपर रीजनरेशन भी होता है, जिससे ये वापस अपने दोनों हाथ और पैर को रीजनरेट कर लेता है। डेकू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब ऑल माइट इसे कैसे हराएगा। एंड अब तो ऑल माइट इतना ज्यादा इंजर्ड भी हो गया है। नोमू, कुरोगिरी को बचाओ। एंड तभी ये नोमू अपनी सुपर स्पीड दिखाता है एंड कुरोगिरी को बचाने के लिए बाकुगो पर अटैक कर देता है, जिससे कुरोगिरी आजाद हो जाता है। अरे काचान, तुमने उसे डॉज कैसे कर दिया? तुम इतने फास्ट कैसे हो गए? चुप रहो डेकू। एंड असल में काचान ने इसे डॉज नहीं किया होता, बल्कि ऑल माइट ने सही टाइम पर इसके सामने आकर नोमू के अटैक को ब्लॉक कर बाकुगो को बचाया होता है। लेकिन ऑल माइट ना खुद और भी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। ऑल माइट, तुम्हें मरना ही होगा आज, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये नोमू तुम्हारे 100% को टक्कर देने के लिए बनाया गया है, और तुम तो अभी तुम्हारा 50% भी नहीं हो ना। हमें ऑल माइट की मदद करनी होगी। लेकिन तभी ऑल माइट कहता है, नहीं बच्चों, मैं भले ही थोड़ा वीक हो गया हूँ, लेकिन इतना नहीं कि इन जोकरों को अकेले ना संभाल पाऊँ। और क्या कहा तुमने? ये मेरे 100% को टक्कर देने के लिए बनाया गया है? हाँ, तो तैयार हो जाओ फिर मेरा 200% देखने के लिए। कुरोगिरी, नोमू, तुम लोग ऑल माइट को मारो और मैं उन बच्चों को। एंड तभी ऑल माइट और नोमू एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं एंड आपस में टकरा जाते हैं। एंड फिर भाई इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड इनके फाइट के इम्पैक्ट की वजह से ये सारे के सारे लोग एक दूसरे के पास आ ही नहीं पा रहे होते लड़ने के लिए। एंड भाई ऑल माइट के पास भले 1 मिनट से भी कम टाइम बचा होता है, लेकिन सच में भाई अपनी खुद की लिमिट्स को सरपास कर देता है एंड धड़ाधड़ इस नोमू के ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्मैश से अटैक करने लगता है। तो मेरे पंचेस को अब्सॉर्ब कर सकते हो? हाँ, तो आओ देखते हैं कितना कर सकते हो। एंड भाई ऑल माइट ने इस नोमू को धोबी की तरह पटक पटक कर धो रहा होता है। भाई डेकू शिगाराकी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऑल माइट भले अपने प्राइम तक में नहीं होता, इतना ज्यादा वीक हो गया होता है, लेकिन फिर भी अभी कहर मचा रहा होता है। इसका हर एक पंच इसका आज तक का स्ट्रॉन्गेस्ट पंच होता है। एंड ये नोमू भाई ऑल माइट के सामने टिक ही नहीं पा रहा होता। एंड तभी ऑल माइट कहता है, याद रखना विलेंस, कुछ भी बुरा काम करने से पहले कि ऑल माइट अभी जिंदा है, प्लस अल्ट्रा। एंड ऑल माइट भाई इस नोमू के ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट बनाकर प्लस अल्ट्रा पंच मार देता है, जिससे ना इस नोमू की शॉक एब्जॉर्प्शन पावर ओवरलोड हो जाती है, झेल ही नहीं पाती। ये पूरा का पूरा एरिना हिल जाता है। नोमू भाई इतनी ऊपर उड़ जाता है कि अब सीधा दूसरे शहर में जाके गिरेगा भाई। एंड इन सबको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि क्यों ऑल माइट इस दुनिया का द स्ट्रॉन्गेस्ट, द ग्रेटेस्ट हीरो है। लेकिन तभी ऑल माइट का हीरो फॉर्म का टाइम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे जीत सकते हो? तुम नोमू को कैसे हरा सकते हो? एंड इधर हम देखते हैं कामिनारी को ये वाला विलेन पकड़ लेता है, जो कि यहीं पर छुपा हुआ था। एंड इसी ने अपने कोक से यहाँ के सिग्नल्स और कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया होता है, जो मोमो और जीरो से कहता है कि अगर इन दोनों ने अपने आप को इसे मारने नहीं दिया तो ये कामिनारी को मार डालेगा। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं, क्या हुआ, आ जाओ अगर हिम्मत है तो। एंड अब सिर्फ मिडोरिया ये जानता था कि ऑल माइट का टाइम खत्म हो चुका है, वो किसी भी सेकंड अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने वाला है। एंड अगर अभी ये जरा सा भी हिला ना तो ये तुरंत ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। मिडोरिया जानता था कि ऑल माइट कुछ भी करके अब शिगाराकी और कुरोगिरी को नहीं हरा सकता। एंड इसीलिए ऑल माइट ना इन दोनों को डराकर भगाने का नाटक कर रहा होता है। क्या हुआ, आ जाओ विलेंस, अगर तुम लोग पिटना चाहते हो तो। ये नहीं हो सकता, बॉस ने मुझसे झूठ कहा था। ऑल माइट तो किसी भी एंगल से वीक नहीं हुआ है, हमें यहाँ से चलना होगा कुरोगिरी। लेकिन तभी कुरोगिरी बोलता है, शिगाराकी ध्यान से देखो, ऑल माइट अब सच में वीक हो गया है, इसकी बॉडी भी छोटी हो गई है, हमारे टीममेट्स भी होश में आ रहे हैं। और अगर ऑल माइट में अभी ताकत बची होती तो उसने अभी तक हम पर अटैक कर दिया होता। हमारे पास अभी भी मौका है शिगाराकी ऑल माइट को मारने का। एंड शिगाराकी समझ जाता है कि कुरोगिरी सही कह रहा है। ये सारे के सारे इन विलेन से लड़ने चले जाते हैं। डेकू समझ गया होता है कि ऑल माइट अब इनसे लड़ने की हालत में नहीं है। शिगाराकी और टोमूरा साथ में ऑल माइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड ऑल माइट बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था, ये हिल भी नहीं सकता था, वरना अपने तुरंत ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता। ये दोनों बस इसके पास पहुंच ही गए होते इसे मारने के लिए। एंड ऑल माइट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। लेकिन तभी डेकू वहां पर वन फॉर ऑल का यूज कर उड़ता हुआ सीधे इन लोगों के पास पहुंच जाता है एंड जोर से चिल्लाता है, ऑल माइट को छूना भी मत विलेंस। एंड शिगाराकी को ना चाहते हुए भी ऑल माइट को छोड़कर डेकू की तरफ मुड़ना पड़ता है कुरोगिरी को बचाने के लिए। एंड ये डेकू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी इसे गोलियां लग जाती हैं, क्योंकि वहां पर शूटर, प्रिंसिपल और ढेर सारे हीरोज जो आगे होते हैं भाई। एंड शूटर डेकू, कामिनारी और इन दोनों को बचा लेता है। एंड ईडा ना इन सबको लेकर फाइनली यहाँ पर आ गया होता है। एंड इतने सारे हीरोज भाई कुछ ही सेकंड में इन सारे विलेंस की बैंड बजा देते हैं। शिगाराकी समझ जाता है कि अब इसे यहाँ से निकलना होगा। कुरोगिरी चलो यहाँ से। एंड तभी
शूटर शिगाराकी को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड 13 कुरोगिरी को फिर से किसी तरह अब्सॉर्ब करने लगती है। लेकिन तभी शिगाराकी ऑल माइट से कहता है इस बार तो तुम बच गए ऑल माइट, लेकिन अगली बार तुम पक्का मरोगे। एंड ये कह के ये दोनों वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाते हैं। ये सारे के सारे बच्चे बच जाते हैं एंड ये सारे के सारे विलेंस पकड़े जाते हैं। एंड तभी डेकू ऑल माइट से कहता है सॉरी ऑल माइट, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है यंग मिडोरिया, अगर आज तुम यहाँ ना होते तो मैं पक्का मारा जाता। एंड अब जाके ऑल माइट अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। एंड फिर इधर हम कुरोगिरी और शिगाराकी को देखते हैं जो अपने बेस पर आ जाते हैं। बॉस, हम हार गए। ना तो सिर्फ हमारे सारे के सारे साथी पकड़े गए बल्कि साथ ही साथ नोमू भी हार गया। अगर वो लड़का बीच में ना आया होता तो मैंने आज ऑल माइट को मार दिया होता। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कोई बात नहीं शिगाराकी, ये तो बस ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अब शुरू होने वाली है। और चिंता मत करो शिगाराकी, इस बार भले ही ना सही लेकिन अगली बार ऑल माइट को तुम खुद अपने हाथों से मारोगे। एंड शिगाराकी के बॉस का नाम होता है ऑल फॉर वन, जो कि भाई इस एनिमे का मेन विलन होता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है भाई। एंड जैसे ऑल माइट इस दुनिया का ग्रेटेस्ट हीरो होता है, वैसे ऑल फॉर वन इनकी दुनिया का ग्रेटेस्ट विलन। ये सारे ही लोग ठीक होते हैं, बस आइज़ावा और 13 बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं। और ये नोमू भी भाई, जिसको ऑल माइट ने दूसरे शहरी उड़ाकर फेंक दिया था, इसे भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया होता है, जो कि बिना शिगाराकी के बस एक स्टैचू की तरह होता है। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं। एंड ऑल माइट ना अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया होता है, लेकिन उस फाइट की वजह से ना इसका हीरो टाइम अब 3 घंटे से घटकर 1 घंटे का भी नहीं रह गया होता है शायद। एंड तभी ऑल माइट का बेस्ट फ्रेंड सुकीची वहां पर आ जाता है, जो कि पुलिस फोर्स का हेड होता है। थैंक यू ऑल माइट, अगर आज तुम ना होते तो शायद वो बच्चे ना बचते। नहीं सुकीची, वो बच्चे सिर्फ मेरी वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से भी जिंदा हैं। जिन विलन से हमारा सामना हुआ था वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हमारे बच्चे भी बहुत ज्यादा ब्रेव। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी जान को उन बच्चों के लिए रिस्क में डाला था, क्योंकि मुझे यकीन है वो बच्चे आगे चलकर दुनिया के बेस्ट हीरोज बनेंगे। एंड डेकू भाई आज समझ गया होता है कि एक हीरो की जिंदगी कितनी ज्यादा खतरनाक होती है एंड कैसे एक हीरो को अपनी लाइफ को लोगों के लिए बार बार बहुत ही खतरनाक सिचुएशंस में डालना पड़ता है। लेकिन डेकू ये भी जानता था कि वो पीछे नहीं हट सकता था। आगे शायद आज से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशंस में डेकू फंसेगा और शायद आज से भी ज्यादा खतरनाक विलेन से डेकू को लड़ना पड़ेगा, लेकिन डेकू पीछे नहीं हटने वाला था, क्योंकि इसका तो सपना होता है ना इस दुनिया का द ग्रेटेस्ट हीरो बनने का। अगले दिन हम देखते हैं ऑल माइट इसके टीचर को एक लेटर लिखता है, ये बताते हुए कि इसने अपनी पावर 1 फॉर ऑल को एक डेकू नाम के लड़के को पास कर दिया है एंड वो चाहता है कि इसके टीचर आकर उस लड़के से मिले। फिर इधर हम देखते हैं ये सारे मीटिंग कर रहे होते हैं। इन्हें ना शिगाराकी और कुरोगिरी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, ये भी नहीं कि वो कहाँ से आए हैं, पहले क्या करते थे, कुछ भी नहीं। ऑल माइट को बस इतना पता था कि शिगाराकी ना एक बच्चे की तरह है, एक पागल 19-20 साल के बच्चे की तरह जिसको जरूर से कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ऑल माइट को ये नहीं पता होता कि शिगाराकी को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक विलन, ऑल माइट का सबसे बड़ा दुश्मन ऑल फॉर वन होता है। एंड फिर इधर हम हमारे डेकू को देखते हैं, जो और ज्यादा ट्रेनिंग करने लग गया होता है, क्योंकि ये समझ गया होता है कि ऑल माइट को बचाने के लिए, ऑल माइट का नेक्स्ट स्पॉट लेने के लिए, उन जैसे खतरनाक विलन से दोबारा लड़ने के लिए इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। अगले दिन हम देखते हैं ये सारे दोबारा अपने क्लास में होते हैं, ये सब के सब ऑल माइट की तारीफ कर रहे होते हैं कि ऑल माइट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी आइज़ावा इनकी क्लास में आ जाता है, जिसको देखकर ये सारे एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 1-2 दिन पहले स्नोमैन इसको हिलने तक लायक नहीं छोड़ा था एंड आज ही क्लास में इन सबको पढ़ाने आ गया। एंड आज आइज़ावा इन सबको यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बताता है, जिसको पूरी की पूरी दुनिया और लगभग सारे के सारे हीरोज देखते हैं, जिसमें यूए हाई के सारे बच्चे एक दूसरे से आपस में कम्पीट करते हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्स डे की तरह। जिसको सुनकर कुछ बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा डर जाते हैं कहीं वो विलन्स दोबारा से इन पर ना अटैक कर दें। जिसपे आइज़ावा इन सबसे बताता है कि अब इन सबको उन विलन से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब स्कूल की सिक्योरिटी पिछली बार से भी 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल में यहाँ पर बहुत सारे हीरोज होंगे, तो कोई चांस ही नहीं कि वो विलेंस दोबारा से यहाँ पर अटैक करेंगे। एंड ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल ना इन सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है स्कूल से निकलने के बाद किसी बड़े हीरो की एजेंसी को ज्वाइन करने का, क्योंकि इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ये किसी बड़े हीरो की नजर में आ सकते हैं, जिस वजह से ना ये सारे के सारे बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन ओचाको भाई सबसे ज्यादा। एंड जब डेकू बाद में से पूछता है क्यों, तो ओचाको इन दोनों को बताती है कि ये हीरो सिर्फ इसलिए बनना चाहती है ताकि ये ढेर सारे पैसे कमा सके, अपने गरीब मम्मी पापा की हेल्प कर सके। एंड अगर ओचाको को स्कूल से निकलने के बाद किसी बहुत बड़े हीरो एजेंसी ने हायर कर लिया तो फिर ये बहुत पैसे कमाएगी एंड इसका सपना सच हो जाएगा। इसीलिए ये चाहती है कि इस यूए हाई स्पोर्ट फेस्टिवल में ये बहुत अच्छा करे। एंड तभी हम देखते हैं ऑल माइट वहां पर आ जाता है एंड डेकू को अपने साथ लंच के लिए बुला लेता है, जिसको सुनकर टोडोरोकी को थोड़ा अजीब लगता है कि ऑल माइट डेकू के साथ क्यों लंच कर रहा है एंड इसे ना फिर थोड़ा शक हो जाता है। फिर इधर हम ऑल माइट को देखते हैं, जो डेकू को बताता है कि नोमू के साथ की उसकी फाइट की वजह से ऑल माइट का हीरो टाइम 3 घंटे से घटकर अब सिर्फ 50 मिनट का रह गया होता है,
है, जिसको सुनकर ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एंड फिर ऑल माइट डेकू से कहता है कि वो चाहता है कि डेकू इस यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बहुत अच्छा करे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ऑल माइट का टाइम अब लगभग खत्म होने ही वाला है एंड डेकू को कुछ भी करके उसकी जगह को लेना ही होगा और दुनिया का अगला सिंबल ऑफ पीस बनना ही होगा। उसे दिखाना ही होगा इस दुनिया को और सारे के सारे बुरे विलेंस को कि अब ऑल माइट भले ही ना सही, लेकिन ये है अच्छे लोगों की मदद करने के लिए और बुरे लोगों को रोकने के लिए। एंड इसीलिए डेकू का इस यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जीतना जरूरी है, पूरी दुनिया को अनाउंस करने के लिए कि अगला ऑल माइट आ चुका है। लेकिन डेकू ये भी जानता था कि उसे अपने क्वर्क वन फॉर ऑल को अभी सही से यूज करना नहीं आता, क्योंकि तुम तो जानते होगे कि डेकू जब भी अपने वन फॉर ऑल का यूज करता है तो अपनी खुद की बॉडी को यूज नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं स्कूल के सारे बच्चे यहाँ डेकू की क्लास 1A के बच्चों से मिलने आए होते हैं, जिनसे ये सब यूएस स्पोर्ट फेस्टिवल में कम्पीट करेंगे। एंड तभी बाकुगो इन सबसे कहता है, ध्यान से देख लो तुम सब मुझे, मैं ही हूँ जो तुम सबको हराएगा। एंड भाई ये सही में हिला हुआ होता है। एंड तभी शिंसो वहां जाता है एंड बाकुगो से कहता है, और तुम लोग मुझे ध्यान से देख लो, मैं इस कॉम्पिटिशन को जीत के तुम्हारी क्लास में आऊंगा। एंड शिंसो का ना असल में हीरो कोर्स में नहीं बल्कि जनरल स्टडीज कोर्स में यूआई में एडमिशन हो गया होता है, लेकिन क्योंकि इसका ड्रीम एक हीरो बनने का होता है इसलिए ये इनकी हीरो क्लास में आना चाहता है, जिसके लिए इन सारे बच्चों में से किसी एक बच्चे को इस क्लास से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह इसको ले लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए इसको इस यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीतना ही होगा। एंड डेकू ने ये जान गया था कि सारे ही बच्चे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीतना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे पीछे नहीं हट सकता था। उसे ऑल माइट अपने एम अपने ड्रीम के लिए इस यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जीतना ही होगा। ये सारे के सारे बच्चे कई दिनों तक बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं एंड फिर फाइनली दिन आ जाता है यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल का, जिसको एक बहुत बड़ी ऑडियंस लगभग सारे के सारे हीरोज और लगभग पूरी की पूरी दुनिया देख रही होती है। भाई ये सारे भी तैयार होते हैं एक दूसरे के साथ कम्पीट करने के लिए, लेकिन तभी टोडोरोकी डेकू के पास आता है और डेकू से कहता है, मिडोरिया मैं जानता हूँ पता नहीं क्यों लेकिन ऑल माइट तुम्हें कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करता है। जिसको सुनकर डेकू थोड़ा डर जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं कि ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। एंड पता नहीं क्यों ये कह के टोडोरोकी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी डेकू इससे कहता है, टोडोरोकी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन एक चीज तुम भी समझ लो, तुम नहीं मैं इस कंपटीशन को जीतूंगा। एंड किसी को समझ नहीं आता कि अचानक से इन दोनों में नोकझोंक कैसे हो गई। एंड फिर हम देखते हैं ये सारे के सारे इस यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल एरिना में बाहर आ जाते हैं, जिसको सच में हद से ज्यादा लोग देख रहे होते हैं। यूए हाई के सारे बच्चे इस एरिया के अंदर आ जाते हैं। डेकू की तो फट जाती है इतने सारे लोगों को देख के। एंड फिर इनकी होस्ट मिडनाइट बाकुगो को स्टेज पे बुलाती है इन सब की तरफ से कुछ बोलने के लिए इन सारे लोगों से, जिसपे बाकुगो आके स्टेज पे सिर्फ एक ही चीज कहता है, ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगा, ये लूजर्स नहीं। जिसको सुनकर ये सारे के सारे बच्चे बहुत गुस्सा जाते हैं, सिवाय डेकू के, जो ये जानता था कि बाकुगो भाई सीरियस है, ये सच में इस कंपटीशन को जीत सकता है। एंड फिर स्टार्ट होता है इनका पहला मैच, ऑब्स्टेकल मैराथन। इन सारे बच्चों को इस पूरे के पूरे एरिना का चक्कर लगा के इसी गेट से वापस अंदर आना था एंड जो भी सबसे पहले अंदर आ जाएगा वो इस राउंड को जीत जाएगा। लेकिन रास्ते में इन सबके सामने ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी थे, जो कि अभी हमें आगे पता चलेंगे। ऑल माइट बहुत टेंशन में होता है, डेकू हमारा रेडी। इन लोगों की रेस स्टार्ट हो जाती है। इनका पहला ऑब्स्टिकल होता है ये पतला सा डोर, जिसमें से इतने सारे बच्चों को बाहर निकलना था। एंड ये ऑब्स्टिकल था ये देखने के लिए पहले कौन सा बच्चा बाहर निकलेगा। एंड टोडोरोकी भाई अपने दिमाग को लगाता है, अपने आई स्क्वायर का यूज कर बहुत सारे बच्चों को यहीं पर जमा देता है एंड वहां से तुरंत ही निकल जाता है। बाकुगो और ये सारे भी इसके पीछे थे। एंड क्लास के तो लगभग सारे बच्चे बच गए थे, लेकिन तभी इन सबके सामने ये एंट्रेंस एग्जाम वाले रोबोट्स आ जाते हैं। एंड साथ ही साथ ये जीरो पॉइंटर्स भी, जिसको डेकू ने वन शॉट में फोड़ा था लेकिन फिर हिलने लायक नहीं रह गया था। एंड टोडोरोकी तो भाई फिर से अपने सिर्फ आई स्क्वायर का यूज कर इस जीरो पॉइंटर को जमा देता है एंड दोबारा से सबसे आगे निकल जाता है। एंड ये सच में बहुत स्ट्रांग होता है भाई। एंड इसने ना सिर्फ इस रोबोट को इतना ही जमाया था कि जैसे ये निकल जाएगा रोबोट गिरकर दोबारा से आजाद हो जाएगा। टोडोरोकी भाई फुल दिमाग के साथ आगे बढ़ रहा होता है और सबसे आगे भाग रहा होता है। एंड इसके ठीक पीछे होता है बाकुगो, जो आसानी से जीरो पॉइंटर रोबोट को पार कर आगे निकल गया होता है। डेकू की मम्मी डेकू के लिए बहुत टेंशन में होती है, लेकिन डेकू ये जानता था कि इसे भी जल्दी से कुछ करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। किरिशिमा एंड टेत्सु दोनों अपनी हार्डनिंग का यूज कर बाकुगो और टोडोरोकी के पीछे थे एंड टोकोयामी सेरो उसके पीछे। एंड इस टोकोयामी का क्वर्क डार्क शैडो भी भाई कमाल का होता है। ये सारे के सारे हीरोज इन सबको देख रहे होते हैं। एंड तभी धीरे धीरे सही एंड ये सारे भी अपने क्वर्क का यूज करते करते फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी डेकू इस टूटे हुए रोबोट के पार्ट को उठा लेता है एंड इसकी ट्रेनिंग की वजह से ना ये काफी स्ट्रांग हो गया होता है, तो इसीलिए ये भी आसानी से इस रोबोट को फोड़कर आगे बढ़ने लगता है। एंड तभी मोमो तो भाई अपने क्वर्क से एक कैनन बना देती है बड़ी सी एंड एक ही बार में इन सारे के सारे जीरो पॉइंटर्स को निपटा देती है। एंड ये सारे के सारे इस फर्स्ट ऑब्स्टिकल को पार कर देते हैं एंड सेकंड ऑब्स्टिकल पर आ जाते हैं, जो कि होती है एक बहुत ही खतरनाक सी बड़ी सी खाई, जिसमें अभी भी सबसे आगे टोडोरोकी होता है। एंड फिर हम हात्सुमे को देखते हैं, जो कि यूए हाई के सपोर्ट क्लास की होती है, मतलब जो लोग शायद मशीन्स और गैजेट्स बनाते हैं हीरोज के लिए। एंड ये ना अपने गैजेट्स और मशीन्स का यूज कर इस ऑब्स्टिकल को पार करने लगती है एंड साथ ही साथ ये सारे भी। लेकिन अभी भी सबसे आगे टोडोरोकी होता है और उसके पीछे बाकुगो। एंड तभी हम देखते हैं टोडोरोकी
टोडोरोकी इस ऑब्स्टिकल को भी पार कर फाइनल ऑब्स्टिकल पर आ जाता है, जो कि होता है एक लैंड माइन ग्राउंड, जहाँ पर ढेर सारी हिडन लैंड माइन्स बिछी हुई होती हैं। एंड अगर किसी बच्चे ने इस पर पैर रख दिया तो ये लैंड माइन फट जाएगी, जिससे मरेंगे तो नहीं लेकिन बहुत इंजर्ड हो जाएंगे। टोडोरोकी संभल कर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं बाकुगो टोडोरोकी के पास पहुंच जाता है। ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। इन सारे लोगों को इस राउंड में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि अगर किसी ने भी एक लैंड माइन पर पैर रख दिया तो वो उड़ जाएंगे। ये सारे किसी तरह बच कर आगे बढ़ रहे होते हैं। सबको ये ऑब्स्टिकल सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है, सिवाय डेकू के, जिसको ये ऑब्स्टिकल एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखता है। बाकुगो और टोडोरोकी अभी भी सबसे आगे होते हैं और लड़ रहे होते हैं। ये सारे इन सबसे थोड़ा पीछे, लेकिन तभी इन सब के पीछे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि हमारे डेकू भाई ने किया होता है, जिसने अपना फुल दिमाग लगा होता है। ढेर सारी लैंडमाइंस को एक जगह जमा कर फुल ताकत के साथ उनके ऊपर इस रोबोट के टुकड़े को एक शील्ड की तरह यूज कर कूद गया होता है, जिससे सारी की सारी लैंडमाइंस एक साथ फट जाती हैं। एंड उन सारी लैंडमाइंस के बहुत ही बड़े ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से डेकू सीधा उड़ता हुआ इन दोनों से भी आगे निकल जाता है। टोडोरोकी और बाकुगो अपनी लड़ाई भूल जाते हैं, डेकू का पीछा करने लगते हैं। ऑल माइट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन डेकू ये जानता था कि वो कभी न कभी तो नीचे गिरेगा ही। एंड फिर बाकुगो और टोडोरोकी दोबारा से आगे निकल जाएंगे, लेकिन तभी भाई ये फिर से अपना दिमाग लगाता है। एंड डेकू ना इस रोबोट के टुकड़े को जानबूझकर दोबारा से जमीन पर मार देता है, जिससे फिर से एक ब्लास्ट होता है। ये दोनों दूर जाकर गिर जाते हैं। मिडोरिया सबसे आगे निकल जाता है। एंड भाई मिडोरिया एक ऐसी चीज कर देता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। डेकू इस राउंड में बिना अपने क्वर का यूज करे फर्स्ट आ जाता है, एंड टोडोरोकी सेकंड और बाकुगो थर्ड। डेकू की मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एंड बाकुगो बहुत ज्यादा गुस्सा, एंड ऑल माइट हमेशा की तरह बहुत ज्यादा प्राउड। लेकिन तभी इधर हम शिगाराकी को देखते हैं, एंड ये भी यू हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल देख रहा होता है, सारे के सारे हीरोज की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। ये सारे लोग मिडोरिया के लिए चीयर कर रहे होते हैं, एंड जल्दी ये सारे भी वहां पर आ जाते हैं। एंड उतने सारे बच्चों में सिर्फ 42 बच्चे नेक्स्ट राउंड में पहुंच पाते हैं, जो कि होता है कैवलरी बैटल। और कैवलरी मतलब ऐसे जिसमें 2-3 लोग साथ में होते हैं और एक इन सब के ऊपर होता है, जिसके रूल्स बहुत सिंपल होते हैं। इन सारे बच्चों को 3 या 4 लोगों की टीम बनानी होती है, एंड इन सब के पास कुछ पॉइंट्स के हेडबैंड्स होते हैं, जो कि इन सबको राउंड 1 के हिसाब से मिले होते हैं। एंड इन सबको एक दूसरे के पॉइंट्स के हेडबैंड्स को छीनना होता है। एंड लास्ट में जिन टॉप 4 टीम्स के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स के हेडबैंड्स होंगे वो टीम जीत जाएगी और फाइनल राउंड में पहुंच जाएगी। इन सारे बच्चों को ऐसी नॉर्मल पॉइंट्स मिलते हैं 5 से लेके 625 तक, जिसमें टोडोरोकी के पास 625 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन डेकू ये क्योंकि फर्स्ट होता है पिछले राउंड में, इसलिए इसके हेडबैंड के होते हैं पूरे 10 लाख पॉइंट्स, जिसका ऑब्वियसली मतलब था कि सारे के सारे लोग डेकू के पॉइंट्स के पीछे भागेंगे। एंड इसीलिए कोई भी डेकू की टीम में आने नहीं चाहता था। सब जानते थे कि उन्हें कुछ भी करके बस डेकू के 10 लाख पॉइंट्स के हेडबैंड को छीनना है, ये लोग जीत जाएंगे। सारे के सारे लोग बाकुगो या टोडोरोकी की टीम में जाना चाहते थे, लेकिन डेकू की टीम में कोई भी नहीं। डेकू बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, लेकिन तभी ओचाको वहां पर आ जाती है, एंड डेकू को ये नहीं छोड़ने वाली थी। एंड इसको देखकर डेकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये दोनों फिर ईडा के पास जाते हैं, लेकिन ईडा इन दोनों को मना कर देता है। एंड डेकू से कहता है, मिडोरिया तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन साथ ही साथ मेरे राइवल भी। मैं स्टार्टिंग से ही तुमसे हर चीज में हारता आ रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा मिडोरिया। एंड ये कह के ईडा जाके टोडोरोकी की टीम को ज्वाइन कर लेता है। एंड अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लोग क्या करे, लेकिन तभी हाट्सुमे इनके पास आ जाती है, वही जिसके पास कमाल कमाल के गैजेट्स होते हैं, जो कि इसने खुद बनाए होते हैं। एंड ये डेकू की टीम में सिर्फ इसलिए आना चाहती थी क्योंकि ये जानती थी कि डेकू इस राउंड में बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा, एंड इसे ना बस अपने गैजेट्स को प्रमोट करना होता है। तो ऐसे इनकी टीम में 3 लोग हो जाते हैं, लेकिन डेकू जानता था कि अभी इनकी टीम काफी नहीं है, इन्हें किसी एक और की जरूरत है जो इन्हें डिफेंड कर पाए। एंड इसीलिए ये जाता है टोकोयामी के पास, क्योंकि इसका डार्क शैडो ये जानता था कि कमाल का होगा इनकी टीम के और इसके हेडबैंड को डिफेंड करने के लिए। एंड टोकोयामी डेकू की टीम में आने के लिए मान जाता है, एंड फिर ये सारे के सारे एक टीम बना देते हैं। ये सारे के सारे तैयार होते हैं। जैसे ये वाला राउंड स्टार्ट होता है, जैसा सबने सोचा था वही होता है। ये सारे के सारे एक साथ डेकू के ऊपर अटैक कर देते, क्योंकि इन सबको डेकू के ऊपर के 10 लाख पॉइंट चाहिए थे। ये लड़का इन सबको अपने मड कोर का यूज कर अपने मड में फंसा देता है, लेकिन तभी डेकू हाट्सुमे के जेटपैक गैजेट का यूज करता है। एंड क्योंकि ओचाको ने इन सबको अपने क्वर्क से हल्का कर दिया होता है, इसलिए सारे के सारे लोग हवा में उड़ जाते हैं एक ही जेटपैक से। एंड ऊपर इन्हें डिफेंड करने के लिए टोकोयामी का डार्क शैडो इनके साथ था, जो कि अपने आप इन सबको डिफेंड कर रहा होता है। सारे लोग डेकू के पीछे पड़े होते हैं। सिर्फ क्लास 1B का मोमोआ होता है, जो कि बाकी सबके हेडबैंड्स को चुरा रहा होता है। ये बहुत दिमाग वाला होता है। शोजी, मिनेटो और सू एक साथ होते हैं और ये लोग पर अटैक करने लगते हैं, जिससे डेकू किसी तरह बचता है, लेकिन इन सबका शू टूट जाता है। एंड ये सारे लोग हवा में होते हैं, लेकिन तभी काचान इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है डेकू के हेडबैंड को छीनने के लिए, जिससे किसी तरह टोकोयामी अपने डार्क शैडो का यूज कर बचाता है। एंड इससे पहले कि बाकुगो नीचे गिरता, सरो अपने टेप क्वर्क से बाकुगो को वापस बुला लेता है। इन सब का मैच कमाल का होता है और इन सबको बहुत ही ज्यादा मजा आ रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं मोमोआ बाकुगो के हेडबैंड को छीन लेता है एंड बाकुगो को चिढ़ाने लगता है, क्योंकि इसे ना क्लास 1 बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एंड मोमोआ की टीम नंबर 2 पर आ गई होती है सबके हेडबैंड्स को छीन के। एंड ये ना बाकुगो को इतना ज्यादा चिढ़ा देता है कि बाकुगो डेकू के बारे में भूल ही जाता है और ये लोग इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये मोमोआ ना बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। इसका क्वर्क भी बहुत कमाल होता है, जो कि होता है कॉपी क्वर्क, जिससे ना ये लोगों के क्वर्क को कॉपी कर सकते हैं उन्हें बस एक बार टच करके। एंड मोमोआ बाकुगो के एक्सप्लोजन और किरीशिमा के हार्डनिंग को कॉपी कर इन दोनों से लड़ जाता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं डेकू के सामने टोडोरोकी की टीम आ जाती है। एंड सिर्फ 20 सेकंड रह गए होते इस मैच को खत्म होने
होने में डेकू के जेट पैक्स खराब हो गए होते हैं। एंड इधर हम देखते हैं कामिनारी के इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से टोकोयामी अपने डार्क शैडो से टोडोरोकी के हेडबैंड को छीन नहीं पा रहा होता है। बाकुगो भाई मोमोआ के पीछे पड़ा होता है। एंड इधर टोडोरोकी ने डेकू की टीम को घेर लिया होता है और बाकुगो ने मोमोआ की टीम को। एंड तभी बाकुगो पगला जाता है, अपने क्वर्क का यूज कर मोमोआ के सारे हेडबैंड्स को छीन लेता है। ये तुरंत ही डेकू की तरफ भागता है। फिर एंड इधर हम देखते हैं ईटा यूज कर देता है अपना सीक्रेट मूव टर्बो ब्लास्ट, जिसका यूज करते ही कुछ सेकंड्स के लिए हद से ज्यादा सुपर फास्ट स्पीड में आगे बढ़ता है, जिससे ये लोग डेकू के 10 लाख पॉइंट्स के हेडबैंड को छीन लेते हैं। डेकू को पता भी नहीं चलता। लेकिन हाँ, इस मूव को यूज करने के बाद अब ईटा थोड़ी देर के लिए हिल नहीं सकता था। एंड ईटा की सीक्रेट अटैक की वजह से डेकू की टीम 0 पॉइंट्स पर आ गई होती है। डेकू बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि ऐसे तो ये लोग हार जाएंगे, इसलिए लोग दोबारा से तुरंत इन लोगों की तरफ भागते हैं। डेकू जानता था कि ऐसे नहीं हार सकता। एंड तभी डेकू तैयार हो जाता है अपने वन फॉर ऑल का यूज करने के लिए। एंड टोडोरोकी भाई जैसे ही डेकू की वन फॉर ऑल की पावर को सेंस करता है, ये बस अपने आप अपने फायर क्वर्क को यूज करने वाला होता है, जो कि ये कभी भी यूज नहीं करता। और वैसा क्यों, वो अभी हमें आगे पता चलेगा। ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। तो भी अपनी पावर का यूज कर डेकू स्मैश तो नहीं मारता, बल्कि टोडोरोकी के हाथ को साइड कर देता है, जिससे इसका हाथ भी नहीं टूटता। एंड फिर ये टोडोरोकी के गले से इसके हेडबैंड को छीन लेता है। लेकिन जो हेडबैंड डेकू ने छीना था, जो इसे लगा था कि वो इसका 10 लाख पॉइंट्स वाला है, वो वाला नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने चालाकी से उस हेडबैंड की लोकेशन को बदल दिया था। सिर्फ 3 सेकंड रह गए होते हैं। डेकू बहुत ज्यादा डर जाता है। ये लोग दोबारा से इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। टोकोयामी अपने डार्क शैडो से टोडोरोकी पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। तभी बाकुगो भी वहां पर आ जाता है। इन सब का सिर्फ एक ही टारगेट था, वो 10 लाख पॉइंट्स वाला हेडबैंड। लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है। टोडोरोकी की टीम उस 10 लाख पॉइंट्स के हेडबैंड की वजह से टॉप पर आ जाती है। नंबर 2 पर होती है बाकुगो की टीम और नंबर 3 पे होती है शिन्सो की टीम, जो पता नहीं कैसे अपनी कुछ मिस्टीरियस पावर का यूज कर नंबर 3 पर आ गया होता है। डेकू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि अब तो ये लोग हार गए, क्योंकि इनके पास तो बहुत कम पॉइंट्स है। लेकिन तभी ये नहीं जानता था कि टोकोयामी ने सही टाइम पर अपने डार्क शैडो का यूज कर टोडोरोकी के हेडबैंड को छीन लिया था, जिससे ये लोग नंबर 4 पर आ गए थे और फाइनल राउंड में पहुंच गए थे, जिससे डेकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, रोने लगता है। एंड इस तरह ये चारों टीम फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। ये सारे के सारे बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी इधर हम डेकू को देखते हैं, जिसको टोडोरोकी यहाँ सबसे दूर लेकर आ गया होता है। क्या हुआ टोडोरोकी? एंड तभी टोडोरोकी इससे कहता है, मैं तुम्हारा सीक्रेट जान गया हूँ मिडोरिया। जिसको सुनकर डेकू एकदम डर जाता है। मैं जान गया हूँ कि ऑल माइट तुम्हारी इतनी मदद क्यों करता है और क्यों तुम दोनों की पावर इतनी सेम है। एंड डेकू को लगता है कि शायद सच में टोडोरोकी इसका और ऑल माइट का सीक्रेट जान गया। लेकिन तभी टोडोरोकी कहता है, मिडोरिया तुम ऑल माइट के सीक्रेट बेटे हो ना? जिसको सुनकर डेकू एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि टोडोरोकी को तो कुछ और ही लग रहा होता है भाई। एंड फिर डेकू इसे समझाता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ ऑल माइट का बेटा। एंड फिर डेकू टोडोरोकी से पूछता है कि आखिर टोडोरोकी सिर्फ अपने आइस पावर का क्यों यूज करता है, अपने फायर पावर का क्यों नहीं? एंड तब टोडोरोकी अपने पास्ट के बारे में डेकू को बताता है। एंड असल में टोडोरोकी के पापा ना ऑल माइट के बाद वर्ल्ड के नंबर 2 हीरो एंडेवर होता है, जिनका सिर्फ एक ही सपना था नंबर 1 बनने का, जो कि वो कभी ऑल माइट की वजह से बन नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर पैसों के दम पर टोडोरोकी की मम्मी से शादी कर ली, जिनके पास आइस था, क्योंकि ऐसे ना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चांस थी कि इनके बेटे के पास आइस और फायर क्वर्क दोनों आ जाएगा। एंड ऐसा ही होता भी है। टोडोरोकी के पास आइस और फायर क्वर्क दोनों आ जाते हैं, जिस वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है ऑल माइट को पीछे कर नंबर 1 हीरो बनने की, जो कि ना एंडेवर का एक तरह से एम बन गया था कि इसे ना बस कुछ भी करके ऑल माइट को नंबर 1 से हटाना था, क्योंकि इसे ऑल माइट बिल्कुल पसंद ही नहीं होता। एंड इस चीज के लिए इसका पापा पागल था भाई, इतना कि इसने टोडोरोकी की मम्मी को भी पागल कर दिया होता है। एंड टोडोरोकी की मम्मी ने ही टोडोरोकी के ऊपर उबलता हुआ पानी डालकर ये वाला स्कार टोडोरोकी को दिया था, क्योंकि वो पागल हो गई थी एंडेवर की वजह से, जो अभी हॉस्पिटल में है वैसे। एंड इसीलिए टोडोरोकी अपने पापा एंडेवर से नफरत करता है और दुनिया का नंबर 1 हीरो सिर्फ और सिर्फ अपने आइस क्वर्क का यूज कर बनना चाहता है। एंड क्योंकि ये जानता था कि डेकू की पावर भी ऑल माइट की तरह, इसलिए डेकू को ना अपने राइवल मानने लग गया है। एंड इस टोडोरोकी का पास्ट ना सच में बहुत ज्यादा सैड होता है, जो कि अभी तुम्हें आगे पूरा पता चलेगा। एंड फिर हम देखते हैं टोडोरोकी इससे कहता है, मुझे कुछ भी करके नंबर 1 हीरो बनना ही होगा मिडोरिया। एंड ये कह के टोडोरोकी वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी डेकू इससे कहता है, टोडोरोकी मैं जानता हूँ तुम्हारे पास भी एक बहुत बड़ा रीजन है नंबर 1 हीरो बनने का, लेकिन मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा है, इसीलिए मुझे भी कुछ भी करके दुनिया का नंबर 1 हीरो बनना ही होगा। माफ करना टोडोरोकी, लेकिन मैं तुमसे हारने नहीं वाला। एंड बाकुगो भी इनकी बात को सुन रहा होता है। ये तीनों भाई एक दूसरे के राइवल बन गए होते हैं नंबर 1 हीरो स्पॉट के लिए। एंड फिर हम देखते हैं स्टार्ट होता है इन सब का फाइनल बैटल राउंड, जिसमें सारे के सारे एक एक कर एक दूसरे से लड़ेंगे। एंड जो भी सबको हराते हुए टॉप पर पहुंच जाएगा, वो बन जाएगा इस यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल का विनर। एंड पहला ही मैच होता है डेकू और इस मिस्टीरियस पावर वाले शिन्सो के बीच। एंड ओजिरो इसे बताता है कि वो शिन्सो की टीम में था एंड उसे पता नहीं कि उसकी पावर क्या है, लेकिन ये डेकू को ये जरूर सजेस्ट करता है कि कुछ भी करके बस शिन्सो से बात ना करे। एंड फिर हम देखते हैं इस राउंड का पहला बैटल स्टार्ट होने वाला होता है। एंड मिडोरिया बहुत टेंशन में होता है। तो अभी ऑल माइट इसके सामने आ जाता है एंड मिडोरिया से कहता है, यंग मिडोरिया देखो, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना बेस्ट देना और हो सके तो जीत जाना बिना अपने आप को तोड़े फोड़े। एंड फिर ये दोनों इस बैटल रिंग में आ जाते हैं। डेकू को अभी भी शिन्सो की पावर का पूरी तरह से पता नहीं होता है। एंड फिर इन लोगों का
मैच स्टार्ट हो जाता है एंड शिनचो डेकू से कहता है इजुकु मिडोरिया, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, तुमने अभी अभी तो मुझे मेरे नाम से बुलाया। एंड डेकू भाई ओजीरो के एडवाइस को भूल जाता है एंड इसको रिप्लाई देकर इसके जाल में फंस जाता है। एंड शिनचो के पास ना ब्रेन वॉश की पावर होती है जिससे सामने वाले को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन तभी जब सामने वाला इससे कुछ रिप्लाई दे, इससे बात करे। एंड क्योंकि डेकू ने इसे रिप्लाई दे दिया होता है इसलिए शिनचो की पावर के अंदर फंस जाता है और शिनचो इसे ब्रेन वॉश कर देता है। फिर शिनचो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसे पक्का हो जाता है कि अब तो यही जीतेगा एंड ये डेकू को ऑर्डर देता है कि वो चुपचाप इस रिंग से बाहर निकल जाए। एंड डेकू ऐसा ही करने लगता है, ये चुपचाप इस रिंग से बाहर जाने लगता है। एंड शिनचो की पावर भाई कमाल की होती है। डेकू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, बस चुपचाप बाहर जा रहा होता है और सारे के सारे लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन तभी डेकू जब बाहर जा रहा होता है एंड अपनी बॉडी और अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, तभी इसको सामने वन फॉर ऑल के अपने पास्ट के यूजर्स दिखते हैं जो कि इससे पहले वन फॉर ऑल के यूजर थे। शिनचो की पावर की वजह से डेकू इन्हें पहली बार देख पाता है एंड ये लोग डेकू की मदद करते हैं, जिससे डेकू अपनी 2 उंगलियों से वन फॉर ऑल का यूज कर शिनचो के ब्रेन वॉश से छूट जाता है। एंड शिनचो के ब्रेन वॉश से छूटने का सिर्फ एक ही तरीका था, जब कोई और सामने वाले को उठाए, कोई खुद से इसकी ब्रेन वॉश से नहीं छूट सकता था। एंड क्योंकि डेकू की इन सारे लोगों ने मदद करी होती है इसलिए डेकू इसके ब्रेन वॉश से छूट जाता है। शिनचो को समझ नहीं आता कि डेकू ने ये कैसे कर दिया, ये अपने आप इसके ब्रेन वॉश से कैसे छूट गया, ये कैसे किया तुमने। एंड डेकू अब समझ गया होता है कि अब इसे कुछ भी नहीं बोलना है। एंड फिर डेकू चुपचाप अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर शिनचो को स्टेज से बाहर फेंक देता है एंड पहले राउंड को जीत जाता है एंड शिनचो के हीरो कोर्स में आने के सपने को तोड़ देता है। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा कि हीरो कोर्स में आने के लिए इन सारे लोगों को उन रोबोट्स को फोड़ना होता है। एंड शिनचो की पावर होती तो बहुत कमाल की है, लेकिन क्योंकि उन रोबोट्स को कुछ नहीं कर सकता था इसलिए यूए हाई के हीरो कोर्स में नहीं बल्कि जनरल स्टडी कोर्स में आ पाया होता है। एंड इसीलिए ना ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जीतना चाहता था ताकि ये हीरो कोर्स में जा सके और अपने हीरो बनने के सपने को सच कर सके। लेकिन क्योंकि ये हार गया होता है इसलिए इसका सपना टूट जाता है एंड ये दुखी दुखी वापस जा रहा होता है। लेकिन तभी इसके दोस्त इसे बुलाते हैं और इसे बताते हैं कि उनके आसपास सारे के सारे जो हीरोज बैठे वो शिनचो को अपनी एजेंसी में लेना चाहते हैं जब ये ग्रेजुएट हो जाए, क्योंकि इसका क्वर्क कमाल का होता है, जिसको सुनकर शिनचो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड डेकू इस तरह अपने पहले मैच को जीत जाता है। फिर मैजिक नर्स की वजह से इसकी उंगलियां भी दोबारा से ठीक हो जाती है एंड अब टाइम होता है दूसरे मैच का टोडोरोकी और शेरो के बीच। लेकिन जब टोडोरोकी स्टेज की तरफ जा रहा होता है तभी इसके सामने दुनिया का नंबर 2 हीरो एंडेवर आ जाता है, जो टोडोरोकी से कहता है शोटो, तुम जानते हो कि अगर तुम मेरी फायर पावर का यूज करोगे तो तुम आसानी से इस पूरे यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जीत सकते हो। आखिर कब तक बच्चों की तरह अपनी जिद पर अड़े रहोगे? तुम्हें समझना होगा शोटो कि मेरी पावर के बिना तुम कभी नंबर 1 नहीं बन सकते। लेकिन तभी टोडोरोकी कहता है मुझे आपके पावर की कोई जरूरत नहीं है इस इवेंट को जीतने के लिए एंड दोबारा मुझे कोई एडवाइस मत दीजिएगा। एंड भाई टोडोरोकी का दिमाग हिला हुआ था एंड ये बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए जैसे ही इसका और शेरो का मैच स्टार्ट होता है ये अपनी फुल पावर का यूज कर देता है एंड शेरो के साथ साथ आधे स्टेडियम को जमा देता है भाई। एंड ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड ये आसानी से शेरो को हरा देता है जो बेचारा अपनी पावर तक को यूज नहीं कर पाया होता। एंड टोडोरोकी भाई सिर्फ अपने पापा को दिखाने के लिए शेरो को कुछ ज्यादा ही गंदा एक तरफा हरा देता है। इन सबको यकीन नहीं होता कि टोडोरोकी कितना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बस डेकू ये जानता था कि टोडोरोकी क्यों इतना ज्यादा गुस्सा और दुखी है। एंड डेकू ये भी जानता था कि क्योंकि डेकू और टोडोरोकी दोनों ही अपने अपने पहले मैच में जीत गए हैं इसलिए अगला मैच डेकू का टोडोरोकी के साथ ही होगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट राउंड के थर्ड मैच को, जो कि होता है यूगा और आशिडा के बीच, जिसमें यूगा होता तो बहुत कॉन्फिडेंट है हमेशा की तरह, लेकिन इसकी लेजर लाइट ज्यादा देर तक इसके काम नहीं आती एंड आशिडा यूगा के सारे अटैक्स को बार बार डॉज करके इसके पास पहुंच जाती है एंड एक अपर कट मार कर इसको हरा देती है एंड अगले राउंड में पहुंच जाती है। फिर अगला मैच होता है टोकोयामी और मोमो के बीच एंड टोकोयामी तो भाई आसानी से मोमो के ऊपर बार बार अपने डार्क शैडो से अटैक कर इसे स्टेज से बाहर निकाल कर जीत जाता है एंड मोमो को यकीन नहीं होता कि टोकोयामी कितना ज्यादा स्ट्रांग है और उसने कितनी आसानी से इसे हरा दिया। फिर अगला मैच होता है ईडा और हात्सुमे के बीच, जिसमें हात्सुमे ईडा को बेवकूफ बना के इसे अपने गैजेट्स को फुल प्रमोट करने के लिए यूज करती है एंड ईडा बेचारा अपने गैजेट्स को इसके ऊपर से हटा भी नहीं पा रहा होता है एंड जब ये मन भरकर अपने गैजेट्स को पूरी दुनिया के सामने प्रमोट कर लेती है तब ये खुद स्टेज से बाहर चली जाती है एंड ईडा इस राउंड को जीत जाता है। एंड फिर अगला मैच होता है हमारे क्लास ए के कामिनारी और क्लास बी की इस लड़की इबारा के बीच, जो कि आसानी से कामिनारी को अपने वाइन हेयर्स का यूज कर हरा देती है। फिर अगला मैच होता है हमारे क्लास ए के किरिशिमा वर्सेस क्लास बी टेट्सु के बीच, जिनका क्वर्क लगभग सेम ही होता है। टेट्सु के पास स्टील हार्डनिंग की पावर होती है एंड किरिशिमा के पास रॉक हार्डनिंग की एंड ये दोनों भाई कुछ ज्यादा ही टक्कर के होते हैं, इतना कि ये दोनों साथ में एक दूसरे को एक ही टाइम पर नॉकआउट कर देते हैं एंड इनका मैच टाई हो जाता है। इसीलिए सारे जजेस ये डिसाइड करते हैं कि इनका फिर से रीमैच होगा जब ये दोनों वापस से होश में आ जाएंगे। एंड अब आता है टाइम इस राउंड के लास्ट मैच का, जो कि था ओचाको और बाकुगो के बीच। एंड ओचाको भाई बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि ये जानती थी कि बाकुगो हिला हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके सामने कोई लड़की है या नहीं। एंड ओचाको ना कुछ भी करके इस मैच को जीतना चाहती थी ताकि ऑब्वियसली किसी अच्छे हीरो एजेंसी में जाकर पैसे कमा सके, जो कि इसका ड्रीम था। एंड डेकू ना ओचाको को एक प्लान बताने आता है ताकि ओचाको बाकुगो को हरा पाए, लेकिन ओचाको इसे मना कर देती है क्योंकि ये ना चीटिंग नहीं करना चाहती थी, ये खुद अपने दम पर इस मैच को जीतना चाहती थी। ये सारे लोग ओचाको के लिए बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये सब जानते थे कि बाकुगो कैसा है। एंड जैसे ही इन लोगों का मैच स्टार्ट होता है ओचाको जानती थी कि इसे
इसे बस कुछ भी कर बाकुगो को बस एक बार टच करना है एंड फिर इसके पास चांस होगा अपने क्वर्क से बाकुगो को हराने का। लेकिन बाकुगो भाई इसको अपने पास आने ही नहीं दे रहा होता और बार बार अपने ब्लास्ट से इसे दूर फेंक दे रहा होता है। ओचाको बाकुगो की ब्लास्ट की वजह से काफी इंजर्ड हो गई होती है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मान रही होती और बार बार बाकुगो की तरफ भाग रही होती है इसे बस एक बार छूने के लिए। लेकिन बाकुगो के रिफ्लेक्सेस भाई कुछ ज्यादा ही फास्ट है और इसके ब्लास्ट कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग। बाकुगो भाई ओचाको के मुंह पर बार बार ब्लास्ट कर दे रहा होता है, लेकिन ओचाको तब भी हार नहीं मान रही होती। सारे ऑडियंस वाले बाकुगो को उल्टा सीधा बोल रहे होते और बू करने लग जाते हैं कि वो इतनी प्यारी सी और क्यूट सी लड़की पर जरा सा भी रहम नहीं खा रहा। लेकिन तभी आइजावा इन सारे लोगों से बोलता है, अब सबको शायद ये समझ नहीं आ रहा लेकिन बाकुगो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। वो ओचाको को अपना बराबर का अपोनेंट मानता है और जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता ताकि वो इस कंपटीशन में हार जाए। और आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि सारे हीरोज चाहे वो लड़का हो या लड़की हर दिन कितने खतरनाक विलेन से लड़ते हैं। ये मैच बाकुगो और ओचाको दोनों की ही मदद करेगा ग्रो करने में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने में। और अगर आप लोगों को अभी भी उस लड़की के लिए इतना ही बुरा लग रहा है और बाकुगो से दिक्कत हो रही है तो आप लोग इस एरेना को छोड़कर जा सकते हैं। एंड आइजावा सही कह रहा होता है, बाकुगो ओचाको को हल्के में नहीं ले सकता था, वरना क्या पता ओचाको इसे किसी तरह हरा दे। एंड तभी हम देखते हैं ओचाको यूज कर देती है अपना ट्रम्प कार्ड। एंड असल में ये जानबूझकर बाकुगो के बार बार इतना पास जाकर इसके ब्लास्ट को झेल रही होती है क्योंकि ये जानती थी कि बाकुगो की ब्लास्ट की वजह से स्टेज टूटेगा। एंड असल में ये स्टेज के सारे टूटे हुए पत्थरों को ओचाको अपने ग्रेविटी क्वर्क की मदद से हवा में भेज रही होती है, जो अब जाके ओचाको सारे के सारे बाकुगो के ऊपर रिलीज कर देती है। ये सोचकर कि जब बाकुगो इन ऊपर के पत्थरों से डील करने में बिजी होगा तब ओचाको बाकुगो को टच कर इसे अपने क्वर्क से हरा देगी। एंड इसका प्लान सच में बहुत ज्यादा कमाल का होता है, लेकिन इसको बाकुगो की ट्रू पावर का अंदाजा नहीं था। एंड बाकुगो ना भाई अपनी फुल पावर का यूज कर अपने ब्लास्ट क्वर्क का यूज कर देता है, जिससे ना तो सिर्फ ये सारे के सारे पत्थर तबाह हो जाते हैं एक ही बार में, बल्कि साथ ही साथ इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से ओचाको बाकुगो को छू भी नहीं पाती है, दूर जाकर गिर जाती है। एंड तब बाकुगो ओचाको से कहता है, तुम्हें क्या लगा था इस ट्रिक से तुम मुझे हरा पाओगी? अब आओ असली मैच शुरू करते हैं। एंड ओचाको बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि इसका प्लान फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये डेकू की तरह हार नहीं मानती और बाकुगो की तरफ जाने लगती है। लेकिन अपने क्वर्क को इतना ज्यादा यूज करने की वजह से इसकी बॉडी और इसकी माइंड बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं एंड ये वहीं पर जमीन पर गिर जाती है एंड बेहोश हो जाती है, जिस वजह से बाकुगो इस राउंड को जीत जाता है एंड इस तरह फर्स्ट राउंड के लास्ट मैच खत्म हो जाता है। बाद में डेकू ओचाको के पास जाता है उसे थोड़ा कंफर्ट देने के लिए, लेकिन ओचाको इससे कहती है कि वो ठीक है, वो दुखी नहीं है क्योंकि वो दुखी होकर भी अब क्या कर सकती है, वो कुछ चेंज तो कर नहीं सकती, वो हार गई। लेकिन ओचाको उल्टा डेकू को जरूर बेस्ट ऑफ लक बोलती है इसके अगले मैच के लिए, जो कि था तोदोरोकी के साथ। लेकिन फिर जब डेकू वहां से चला जाता है तब ओचाको अपने पापा को फोन कर बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई दुख तो इसे हो ही रहा होता है। लेकिन इसके पापा इससे कहते हैं कि वो ओचाको के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है और वो बस इसलिए बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि ओचाको ने अपना बेस्ट दिया। फिर हम देखते हैं किरीशिमा और टेत्सु के बीच आर्म रेसलिंग कराई जाती है इन दोनों के बीच के विनर को चुनने के लिए, जिसमें किरीशिमा टेत्सु को हरा देता है एंड पहुंच जाता है नेक्स्ट राउंड में। एंड अब बारी होती है हमारे मेन कैरेक्टर डेकू और इस एनिमे के सबसे कूल कैरेक्टर तोदोरोकी के मैच की। डेकू स्टेज की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी इसके सामने वर्ल्ड का नंबर 2 हीरो तोदोरोकी का पापा एंडेवर आ जाता है, जिसको देखकर ही थोड़ा डर जाता है। एंड एंडेवर डेकू से कहता है, तो तुम ही हो ना जिसका मैच मेरे बेटे तोदोरोकी के साथ है? मैंने देखा तुम्हारा क्वर्क तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल उस ऑल माइट की तरह, इसीलिए हो सके तो मेरे बेटे से अपनी पूरी ताकत से लड़ना, क्योंकि मेरे बेटे के लिए तुम एक बेस्ट अपोनेंट हो ऑल माइट को पीछे करने के लिए तैयार होने में। लेकिन तभी डेकू एंडेवर से बोलता है, हाँ हो सकता है कि मैं तोदोरोकी के लिए उसका बेस्ट अपोनेंट हूँ, लेकिन क्या आप तोदोरोकी के लिए उसके बेस्ट फादर हैं? एंड ये कह के डेकू वहां से चला जाता है। एंडेवर थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। ये दोनों के दोनों स्टेज पर आ जाते हैं, तैयार होते हैं सामने वाले को हराने के लिए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा इन दोनों का सपना होता है दुनिया का नंबर 1 हीरो बनने का। एंड ओचाको भी बाहर आ जाती है अपने आंसू पोंछकर डेकू के मैच को देखने के लिए। एंड ये सारे के सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इस मैच के लिए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि तोदोरोकी और डेकू की पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड हाँ, शिगाराकी भी इनके मैच को देख रहा होता है और काफी एक्साइटेड होता है। एंड फिर हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। डेकू को अभी भी तोदोरोकी की बातें, उसका पास्ट याद आ रहा होता है जो इसने डेकू को बताया था कि क्यों इसके पागल पापा की ड्रीम की वजह से इसकी मम्मी पागल हो गई थी और उन्होंने उसे ये स्कार दिया था। एंड क्यों इसीलिए तोदोरोकी अपने पापा के फायर क्वर्क को यूज नहीं करता, क्योंकि अपने पापा से नफरत करता है। एंड फिर हम देखते हैं इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। एंड स्टार्ट होते ही तोदोरोकी डेकू के ऊपर सैरो की तरह अपने आइस क्वर्क से अटैक कर देता है, लेकिन तभी डेकू अपनी 2 उंगलियों का यूज कर वन फॉर ऑल स्मैश को इसकी तरफ मार देता है, जिससे ये तोदोरोकी के पूरे आइस अटैक को रोक देता है। एंड तोदोरोकी किसी तरह अपनी आइस वॉल का यूज कर बाहर जाते जाते बचता है, लेकिन इस अटैक की वजह से ना डेकू की एक उंगली जरूर टूट जाती है। तोदोरोकी दोबारा से इसके ऊपर अपने आइस अटैक से यूज करता है। डेकू फिर से अपनी एक और उंगली को तोड़कर इसके आइस अटैक से अपने स्मैश से बचता है। आखिर कितनी बार मेरे अटैक्स को तुम अपनी उंगलियों को तोड़कर रोकोगे?
हो गए मिडोरिया। एंड डेकू को ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन ये जानता था कि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना तोदोरोकी इसे आसानी से हरा देगा। एंड फिर हम देखते हैं तोदोरोकी बार बार इसके ऊपर अपने आइस से अटैक करने लगता है। डेकू के पास क्योंकि और कोई ऑप्शन होता नहीं, ये बार बार अपनी उंगलियों से वन फॉर ऑल के स्मैश का यूज कर किसी तरह तोदोरोकी के अटैक से बच रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में डेकू के राइट हैंड की चारों उंगलियां और पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी डेकू देखता है कि बार बार सिर्फ अपने आइस स्क्वायर को यूज करने की वजह से और फायर स्क्वायर को ना यूज करने की वजह से तोदोरोकी की बॉडी जमने लग गई होती है। इन सबको यकीन नहीं हो रहा होता कि डेकू की लगभग सारी उंगलियां और पूरा एक हाथ टूट गया, लेकिन फिर भी डेकू लड़ रहा है। आखिर कितना दर्द हो रहा होगा डेकू को। एंड जब तोदोरोकी ये देखता है कि डेकू की सारी उंगलियां टूट चुकी हैं और इसका लेफ्ट हैंड भी, तो तोदोरोकी समझ जाता है कि अब तो डेकू इसके अटैक को रोक नहीं सकता। एंड तोदोरोकी अपने गार्ड को डाउन कर देता है एंड डेकू के ऊपर अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देता है। लेकिन भाई ये डेकू पागल होता है और अपनी टूटी हुई उंगली को दोबारा यूज कर देता है। एंड ये ना अपनी टूटी हुई उंगली को और ज्यादा तोड़ देता है और तोदोरोकी की तरफ एक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मैश मार देता है, जिससे तोदोरोकी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और बाहर निकलते निकलते बचता है। इसकी उंगलियों की हड्डियां चकनाचूर हो गई होती है। एंड भाई मुझे दर्द होने लग गया था इनकी फाइट को देख के। मिडोरिया तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा तुम अपने आप को कितना ज्यादा इंजर्ड कर रहे हो? एंड तभी डेकू बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ तोदोरोकी, लेकिन तुम अब तक मुझे छू तक नहीं पाए। और अपने आप को देखो तोदोरोकी, तुम जम रहे हो। आखिर क्यों तुम अपना फायर क्वार्क यूज नहीं कर रहे? आखिर तुम अपना बेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? एंड तोदोरोकी को समझ नहीं आता कि डेकू पागल हो गया है क्या, क्योंकि इससे तोदोरोकी के आइस क्वार्क को झेला नहीं जा रहा है। ये चाहता है तोदोरोकी अपना फायर क्वार्क भी यूज करे, जिससे पक्का ही हार जाएगा। एंड तोदोरोकी गुस्सा आ जाता है, डेकू की तरफ भागता है, लेकिन तभी डेकू इसके अटैक को डॉज कर देता है एंड इस बार अपने राइट हैंड का यूज कर इसे एक स्मैश मार देता है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन तोदोरोकी काफी इंजर्ड जरूर हो जाता है। एंड फिर से किसी तरह बचता है बाहर जाते जाते, लेकिन ये डेकू के एक हाथ को जरूर अपने आइस क्वार्क से जमा देता है। एंड तभी हम देखते हैं सेमेंटोस बोलता है, शायद हमें इनकी फाइट को रोक देना चाहिए, क्योंकि ये लड़का पागल हो गया है। इसे खुद की बॉडी की कोई परवाह नहीं है, ये बस कुछ भी करके इस मैच को जीतना चाहता है। लेकिन ऑल माइट सिर्फ ये जानता था कि डेकू का मेन मिशन इस समय इस मैच को जीतना नहीं, बल्कि तोदोरोकी की मदद करना है, ताकि तोदोरोकी अपनी फुल पावर का यूज कर सके, चाहे भले ही उसकी वजह से डेकू का जीतना लगभग नामुमकिन हो जाए। अभी भी क्या सोच रहे हो तोदोरोकी? ऐसे तुम हार जाओगे। अपनी फुल पावर दोनों क्वार्क्स का यूज करो और लड़ो मुझसे। एंड तोदोरोकी को ना अभी सिर्फ अपना सैड पास्ट याद आ रहा होता है कि कैसे इसके पापा इसे ऑल माइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कितनी हार्ड ट्रेनिंग दिया करते थे, और जब इसकी मम्मी इसे बचाने आती थी तो इसके पापा इसकी मम्मी को मार दिया करते थे। कैसे तोदोरोकी और इसकी पूरी फैमिली ढंग से कभी अपनी लाइफ को एंडेवर की ऑल माइट को नंबर 1 से हटाने की ड्रीम की वजह से जी नहीं पाई और हंसी खुशी नहीं रह पाई। कैसे एंडेवर के अत्याचारों की वजह से इसकी मम्मी पागल हो गई और खुद तोदोरोकी के ऊपर उबलते पानी को फेंक दिया। कैसे एंडेवर की ड्रीम की वजह से इसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने सालों से अपनी मम्मी से मिल तक नहीं पाया, क्योंकि इसे ना डर लगता है कि इसकी मम्मी इससे नफरत करती है। एंडेवर ने अपने ड्रीम की वजह से तोदोरोकी के चाइल्डहुड की खुशियों को मार दिया होता है। फिर आखिर कैसे ही उस एंडेवर के दिए हुए कर को यूज कर सकता है जिससे नफरत करता है। लेकिन तभी डेकू बोलता है, तुम्हें अपने फायर क्वार्क को यूज करना ही होगा तोदोरोकी, वरना तुम जमकर हार जाओगे। क्या तुम इस कंपटीशन को नहीं जीतना चाहते? क्या तुम नहीं बनना चाहते हो नंबर 1 हीरो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं मेरे पापा के क्वार्क को यूज नहीं करने वाला, वो उनका नहीं तुम्हारा क्वार्क है तोदोरोकी। एंड इसको सुनते ही तोदोरोकी को उसके पास्ट का एक किस्सा याद आ जाता है, जो ये कई सालों पहले भूल गया था। इसको याद आ जाता है कि कई सालों पहले जब ये अपने पापा की बहुत हार्ड ट्रेनिंग की वजह से बैठकर रो रहा था, क्योंकि इसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, तब इसने अपनी मम्मी से कहा था, मम्मी मैं पापा जैसा नहीं बनना चाहता, मैं नहीं चाहता उनके फायर क्वार्क को सीखना। जिस पे इसकी मम्मी ने कहा था, मैं भी नहीं चाहती तोदोरोकी कि तुम अपने पापा एंडेवर जैसे बनो, लेकिन तुम्हें इस फायर क्वार्क को मास्टर करना ही होगा ताकि तुम इस वर्ल्ड के नंबर 1 हीरो बन सको, बिल्कुल ऑल माइट की तरह। तुम्हें इस वर्ल्ड का नंबर 1 हीरो बनना होगा तोदोरोकी, ताकि तुम बुरे लोगों को रोक सको और अच्छे लोगों को बचा सको। एंड अब तोदोरोकी को समझ आता है कि डेकू सही कह रहा है, जो पावर इसके पास है वो इसकी खुद की है। इसे नहीं जरूरत है अपने पापा के दिए रास्ते पर चलने की, इसे अपने पावर्स का खुद से यूज करना सीखना होगा और ऑल माइट की तरह इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनना होगा, जो लोगों की मदद करे, ठीक वैसे ही जैसे इसकी मम्मी ने कहा था। एंड डेकू भाई तोदोरोकी की आंखें खोल देता है। तोदोरोकी यूज करने लगता है अपना फायर क्वार्क, जो इसने कई सालों से नहीं यूज किया होता, जिसको देखकर एंडेवर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड साथ ही साथ डेकू भी। एंड ये सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं। एंड तभी तोदोरोकी कहता है, मिडोरिया तुम सच में पागल हो, तुम अभी भी स्माइल कर रहे हो ये जानते हुए भी कि तुम अब कितने ज्यादा खतरे में हो। एंड तोदोरोकी भाई अपने दोनों क्वार्क्स की फुल पावर का यूज कर डेकू के ऊपर अटैक कर देता है। डेकू अपने 1 फॉर ऑल का यूज कर तोदोरोकी की तरफ फुल स्पीड में कूद जाता है। ये दोनों के दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं, जिन्हें ये दोनों किसी तरह रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों काफी इंजर्ड हो सकते थे। एंड तभी डेकू कहता है, आ जाओ तोदोरोकी, थैंक यू मिडोरिया। एंड भले ये दोनों हीरोज इन दोनों को रोकने का फुल ट्राई करते हैं, लेकिन ये दोनों कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड आपस में भले ही फुल पावर के साथ ना सही, लेकिन इन दोनों के अटैक्स कोलाइड कर जाते हैं, जिसके इम्पैक्ट की वजह से ये पूरा का पूरा स्टेज और पूरा
पूरा का पूरा एरिना हिल जाता है भाई। इन सबको यकीन नहीं हो रहा था कि इस साल के फर्स्ट ईयर के बच्चे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इन दोनों के अटैक सच में हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। पूरा का पूरा स्टेज टूट जाता है, लेकिन क्योंकि डेकू पहले से बहुत ज्यादा इंजर्ड था और अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पाया था, इसीलिए ये यहाँ स्टेज से बाहर आकर गिर गया था एंड इस मैच को हार गया था। एंड ये बात टोडोरोकी भी जानता था कि अगर शायद डेकू इतना इंजर्ड ना होता और अपनी फुल पावर का यूज किया होता तो अभी शायद टोडोरोकी स्टेज के अंदर ना खड़ा होता। एंड इस तरह टोडोरोकी इस मैच को जीत जाता है, नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है। एंड टोडोरोकी जब वापस जा रहा होता है तब इसके सामने एंडेवर आ जाता है, जो इसे बताता है कि ये बहुत ज्यादा खुश है कि टोडोरोकी ने फाइनली इसकी असली पावर को एक्सेप्ट कर लिया और वो दोबारा से इसके साथ ट्रेनिंग करेगा ऑल माइट को सरपास करने के लिए। लेकिन टोडोरोकी इससे कहता है, आपको गलतफहमी हुई है, आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाला और मैं वो नहीं करूंगा जो आप मुझे बताएंगे। मैं अपने रास्ते खुद चुनूंगा और दुनिया का नंबर 1 हीरो बनूंगा। एंड ये कह के टोडोरोकी वहां से चला जाता है। एंड फिर इधर हम डेकू को देखते हैं, जिसको रिकवरी नर्स बताती है कि डेकू की पावर डेकू के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर डेकू बार बार ऐसे ही अपने हाथ पैर तोड़ता रहेगा तो एक टाइम जरूर आ जाएगा जब ये डेकू को हील नहीं कर पाएगी और तब शायद डेकू हमेशा के लिए अपने हाथ पैर खो देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं ये सारे के सारे वहां आ जाते हैं जो डेकू के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, लेकिन रिकवरी नर्स ने ये बोलकर भगा देती है कि इसे अभी डेकू की सर्जरी करनी है, जिसको सुनकर ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं कि डेकू की सर्जरी होने जा रही है। एंड फिर जब ये सारे वहां से चले जाते हैं तब डेकू ऑल माइट से सॉरी कहता है कि वो हार गया और पूरी दुनिया को ये बता नहीं पाया कि अगला ऑल माइट आ चुका है। लेकिन ऑल माइट इससे कहता है कि डेकू ने एक ऐसा काम किया है जो इस टूर्नामेंट जीतने से कई गुना ज्यादा ऊपर था, जो कि था टोडोरोकी की मदद करना उसके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने में। इवन दो वो उसका ओपोनेंट था, बिल्कुल वही किया जो एक असली हीरो करता। फिर हम देखते हैं अगला मैच टोकोयामी और आशिडा के बीच होता है। टोकोयामी इसे भी आसानी से हरा देता है। फिर अगला मैच ईडा और इबारा में होता है एंड इस बार इबारा हार जाती है एंड ईडा इसे अपनी स्पीड का यूज कर हरा देता है। फिर हम देखते हैं रिकवरी गर्ल डेकू की बढ़िया से सर्जरी कर देती है एंड इसे हील भी कर देती है, लेकिन डेकू के हाथ लगभग पूरी तरह से बदल चुके थे। एंड रिकवरी गर्ल इन्हें बताती है कि शायद अब अगली बार ये डेकू के हाथों को दोबारा हील नहीं कर पाएगी अगर डेकू के हाथ फिर से टूटे तो। एंड फिर ये दोनों जब साथ में यहाँ से जा रहे होते हैं तब डेकू ऑल माइट से कहता है, ऑल माइट मैं जानता हूँ आप स्कूल में टीचर से इसलिए बने थे ताकि आप एक अच्छा सक्सेसर ढूंढ सके अपनी पावर के लिए, लेकिन फिर आपने अपने क्वर्क 1 फॉर ऑल को मुझे पास कर दिया, मुझे, जबकि मैं क्वर्कलेस था, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक थी। क्या आप अभी भी सच में श्योर है कि मैं बेस्ट चॉइस हूँ आपकी पावर के लिए, जबकि स्कूल में मुझसे इतने ज्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं। एंड डेकू भाई इतना ज्यादा अच्छा होता है कि तैयार हो जाता है ऑल माइट की पावर को वापस करने के लिए ताकि वो इससे किसी अच्छे को इसकी पावर को दे सके। लेकिन तब ऑल माइट इससे कहता है, मैं जानता हूँ यंग मिडोरिया की स्कूल में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो शायद तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे कंटेंडर्स है 1 फॉर ऑल के लिए, लेकिन तब भी मैंने तुम्हें इसलिए चुना यंग मिडोरिया क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं खुद को देख पाता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर उसी अच्छाई, उसी सेल्फलेसनेस, उसी स्पिरिट को देख पाता हूँ जो दूसरों के लिए खुद को बिना सोचे सैक्रिफाइस कर देते हैं, बिल्कुल एक असली हीरो की तरह। हाँ ये सच है कि स्कूल में तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर क्वर्क्स वाले लोग हैं, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे अच्छा 1 फॉर ऑल का यूजर स्कूल में कोई नहीं। और हाँ यंग मिडोरिया, मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह एक टाइम पर क्वर्कलेस था। एंड इसको सुनकर डेकू एकदम शॉक रह जाता है। हाँ मैं भी क्वर्कलेस था, लेकिन तब भी मेरी मास्टर ने मुझ पर भरोसा किया और इस क्वर्क को मुझे पास कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम पर भरोसा किया यंग मिडोरिया, और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। जिसको सुनकर डेकू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड फिर इधर हम ईडा के भाई इंजीनियम को देखते हैं जो एक विलन के सामने आ जाता है इससे लड़ने के लिए। एंड इस विलन का नाम याद रखना भाई, हीरो किलर स्टेन। फिर इधर हम देखते हैं बाकुगो और किरिशिमा का मैच चल रहा होता है और बाकुगो के ब्लास्ट का किरिशिमा पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था इसकी हार्डनिंग की वजह से। एंड अगला मैच ना ईडा और टोडोरोकी के बीच था एंड ईडा इस मैच को जीतना चाहता था ताकि वो इसके बड़े भाई को ये बता सके कि वो जीत गया और उसे खुश कर सके। एंड तभी इधर हम देखते हैं इतनी देर तक अपने हार्डनिंग क्वर्क को यूज करने की वजह से और खास करके टेट्सो के साथ की फाइट की वजह से इसका क्वर्क अब धीरे धीरे वीक होने लग गया था। एंड इसी सही मौके का फायदा उठाकर बाकुगो किरिशिमा के ऊपर धड़ाधड़ अपने ब्लास्ट से अटैक करने लगता है, जिससे किरिशिमा की हार्डनिंग और ज्यादा वीक हो जाती है। एंड तभी बाकुगो इसके ऊपर अपने सुपर ब्लास्ट अटैक का यूज कर देता है एंड इसको सुला देता है। एंड इस तरह ये टोकोयामी, ईडा और टोडोरोकी सेमीफाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं सेमीफाइनल राउंड का पहला मैच होता है टोडोरोकी और ईडा के बीच। एंड टोडोरोकी तुरंत ईडा के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे किसी तरह ईडा अपनी स्पीड और एजिलिटी का यूज कर बचता है। एंड ईडा अपनी स्पीड से टोडोरोकी के पास पहुंच जाता है, इसको अपनी सुपर स्पीड किक मार देता है एंड इसको फुल स्पीड में फिर स्टेज से बाहर लेके जाने लगता है। लेकिन तभी टोडोरोकी अपने आइस से ईडा के लेग इंजन को भी जमा देता है, जिससे ईडा एक जगह पर रुक जाता है। एंड तभी टोडोरोकी अपने आइस क्वर्क से इसको अपने आइस प्रिजन में फंसा देता है एंड इस मैच को जीत कर फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। एंड ईडा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब ये इस टूर्नामेंट को जीत कर अपने भाई को खुश नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी इधर हम ईडा के भाई इंजीनियम को देखते हैं, जिसको स्टेन द हीरो किलर ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। एंड स्टेन की पावर ना भाई बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है, जो कि अभी हमें आगे पता चलेगी। एंड फिर हम देखते हैं ये इंजीनियम से कहता है, तुम जैसे हीरोज मुझे मारने की औकात नहीं रखते, अगर तुम लोगों को मुझे मारना है तो
ऑल माइट को मेरे सामने लाओ। एंड फिर इधर हम बाकुगो और टोकोयामी की फाइट को देखते हैं जो कि कमाल रहे होते हैं। टोकोयामी का डार्क शैडो होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग और कमाल का है, लेकिन तुम्हें यह भी पता होगा कि शैडोज जो होती है ना वो दिन में बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसलिए टोकोयामी का डार्क शैडो दिन में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन रात में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि टोकोयामी से कंट्रोल तक नहीं कर पाता। एंड टोकोयामी के डार्क शैडो की सिर्फ एक ही कमी होती है जो कि होती है लाइट, जो कि बाकुगो के ब्लास्ट में थी, इसलिए बाकुगो अपने ब्लास्ट की लाइट का फायदा उठाकर डार्क शैडो और टोकोयामी दोनों के ऊपर स्टन ग्रेनेड अटैक यूज कर देता है एंड इन दोनों को हराकर फाइनल राउंड में पहुंच जाता है, जिसका मतलब था कि यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फाइनल मैच टोडोरोकी और बाकुगो के बीच था। एंड तभी हम देखते हैं ईडा को इसके घर से कॉल आ जाता है एंड जैसे ही इसे इसके भाई के बारे में पता चलता है ये तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल जाता है। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो एक साथ वेटिंग रूम में होते हैं और बाकुगो टोडोरोकी से कहता है, ओए टोडोरोकी ध्यान से सुनो, मेरे साथ अगर तुम्हें लड़ना है तो मेरे साथ भी अपने फायर क्वर्क और फुल पावर का यूज करना, समझे ना? मैं तुम्हें तुम्हारे बेस्ट में हराना चाहता हूँ। एंड ये कह के बाकुगो वहां से चला जाता है, लेकिन टोडोरोकी ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है, इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में इसे अपने फायर क्वर्क का यूज करना चाहिए, जबकि उस फायर क्वर्क की वजह से इसकी मम्मी ने कितना ज्यादा सफर किया है। एंड फिर हम देखते हैं टाइम आ जाता है यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के फाइनल राउंड का, जो कि था टोडोरोकी और बाकुगो के बीच, जिसको लगभग पूरी की पूरी दुनिया देख रही होती है। एंड जैसे इनका मैच स्टार्ट होता है टोडोरोकी अपनी फुल आइस पावर का यूज कर देता है बिल्कुल सेरो की टाइम की तरह, एंड बाकुगो के साथ साथ लगभग आधे स्टेडियम को जमा देता है भाई। एंड सबको लगता है कि ये मैच खत्म हो गया, लेकिन तभी इन सबको बड़े बड़े ब्लास्ट की आवाज आने लगती है। एंड तभी हम देखते हैं बाकुगो इसकी आइस को अपने ब्लास्ट से फोड़ फोड़ कर बाहर निकल आता है एंड टोडोरोकी से कहता है, आओ फिर शुरू करते हैं हम हमारी फाइट टोडोरोकी। एंड तब ये टोडोरोकी की तरफ चार्ज कर देता है एंड इसके अटैक को डॉज कर इसे उड़ाकर फेंक देता है एंड टोडोरोकी से कहता है, मैंने कहा ना अपनी फुल पावर का यूज करो जैसे तुमने डेकू के टाइम किया था। लेकिन टोडोरोकी ना भाई अपने फायर का यूज चाहकर भी नहीं कर पा रहा होता, इसे बार बार अपनी मम्मी की याद आ जा रही होती है। बाकुगो फुल स्पीड में टोडोरोकी की तरफ आने लगता है एंड टोडोरोकी ट्राई करता है अपने फायर क्वर्क का यूज करने की, ये दोनों आपस में अपनी फुल पावर के साथ टकराने वाले होते हैं, लेकिन तभी इसे पता नहीं क्या होता है एंड इसे फिर से अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है एंड टोडोरोकी भाई अपने फायर क्वर्क को डीएक्टिवेट कर देता है एंड बस चुपचाप खड़ा हो जाता है। लेकिन बाकुगो ये नहीं रुकता एंड ये टोडोरोकी के ऊपर अपना अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लास्ट अटैक यूज कर देता है एंड टोडोरोकी स्टेज से बाहर जाकर बेहोश हो जाता है एंड इस मैच को हार जाता है एंड बाकुगो बन जाता है इस कंपटीशन का विनर। लेकिन इस कंपटीशन को जीतने के बाद भी ये बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि टोडोरोकी ने अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया होता इस लड़ने के लिए एंड बाकुगो भाई पगला जाता है एंड ये इससे जाकर कहता है कि अपने आप को विनर तब तक नहीं मान सकता जब तक टोडोरोकी इसके साथ अपनी फुल पावर से ना लड़े एंड ये भाई कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं मिडनाइट इसे अपने क्वर्क से सुला देती है एंड इस तरह इन लोगों का यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो जाता है एंड टाइम आ जाता है अवार्ड सेरेमनी का। टोकोयामी और ईडा थर्ड पर होते हैं, लेकिन ईडा यहाँ होता नहीं क्योंकि वो अपने भाई से मिलने चला गया होता है। टोडोरोकी सेकंड पर होता है एंड बाकुगो फर्स्ट पर, जिसको इन सबको बांधना पड़ा था भाई क्योंकि ये पागल हो गया होता है, ये लेना ही नहीं चाहता था फर्स्ट होने का मेडल क्योंकि ये टोडोरोकी के साथ दोबारा रीमैच करना चाहता था। एंड तभी हम देखते हैं मिडनाइट बोलती है, आई होप आप सबको इस यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मजा आई होगी। अब टाइम है अवार्ड सेरेमनी का, जिसमें इन बच्चों का अवार्ड देंगे और कोई नहीं बल्कि इस दुनिया के नंबर 1 हीरो ऑल माइट। चिंता मत करिए आप लोग क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। एंड ऑल माइट को देखते ही सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं एंड फिर ऑल माइट यहाँ पर आकर इन तीनों को इनके मेडल देते हैं और बस बाकुगो को देने में थोड़ी दिक्कत होती है एंड इस तरह इन सब का यूए हाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो जाता है। एंड फिर इधर हम हीरो किलर स्टेन को देखते हैं जो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है एंड तभी इसके पास कुरोगिरी आ जाता है जो स्टेन से कहता है, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं हीरो किलर स्टेन। एंड यहाँ पर हमारी इस मास्टरपीस एनिमे का पार्ट 5 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा तो उसके लिए तैयार रहना और बहुत ज्यादा मस्त होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने एनिमेटी भाई को सपोर्ट करते रहना। बाय बाय।